Hello everybody. Okay, let's start the new lecture. एक्चुअली इस लेक्चर में हम जो हमने पिछले लेक्चर में वन डायमेंशनल पोटेंशियल वेल ऑफ इनफाइनाइट डेप्थ को डिस्कस कर रहे थे, उसी को कंटिन्यू करेंगे। पिछले डिस्कशन में हमने बेसिकली सॉल्यूशंस निकाले हैं, केवल वेव फंक्शन और एनर्जी आइगन वैल्यूज़ जो हैं वो हमने कंप्यूट किए हैं, और अब हम उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करेंगे। और मेन रीज़न ये है इस डिस्कशन को करने का अलग से, क्वांटम मैकेनिक्स में हमने कई सारी चीज़ों के पीछे बात की है कि नॉर्मलाइजेशन होता है, ऑर्थोनॉर्मलिटी होती है, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल होता है, एक करस्पॉन्डेंस प्रिंसिपल आता है, प्रोबेबिलिटी की हम बात कर रहे थे। तो उन सब आइडियाज़ को इस सिंपल सिस्टम में बहुत ईजिली आप समझ सकते हैं कि उन आइडियाज़ का रियल मीनिंग क्या होता है। सो दिस इज़ अ सिंपल इनफ सिस्टम टू अंडरस्टैंड दोज थिंग्स। ओके, तो अभी तक जो हमने किया है, हमने इवन और ऑड टाइप के सॉल्यूशंस होंगे कॉस या साइन फंक्शंस की फॉर्म में, और एन पाई एक्स ओवर 2a, ओके, कॉस या साइन। और डिपेंडिंग अगर वो कोसाइन वाले सॉल्यूशन है तो n135 होगा, साइन वाले होंगे तो n246, क्योंकि जो लोएस्ट स्टेट होती है n=1 के करस्पॉन्डिंग वो इवन होती है, और फिर अगली स्टेट ऑड एंड इवन एंड ऑड। और जो एनर्जी वैल्यू है वो इस फॉर्म की है, n स्क्वायर में उसे एप्सिलॉन भी लिख सकता हूँ, जहाँ एप्सिलॉन ओवरऑल आपने एक बार अपना वेल पिक कर लिया तो उसके लिए एप्सिलॉन बेसिकली एक कांस्टेंट है, पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर बाई 8m a स्क्वायर। m मास ऑफ द पार्टिकल प्लेस्ड इन द वेल, और a हाफ विड्थ ऑफ द वेल, पूरे जो विड्थ है वेल की वो 2a है, 2a इज इक्वल टू l। तो ये हमारे सॉल्यूशंस हैं, पिछले लेक्चर में हमने कंप्यूट किए थे। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो अभी तक आए हैं, एक था जीरो पॉइंट एनर्जी। जीरो पॉइंट एनर्जी क्यों होती है, तो आप उसे अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से समझ सकते हैं। ओके, इनफैक्ट ये आर्ग्यूमेंट न्यूक्लियर फिजिक्स में जैसे दिया जाता है कि वाई कांट इलेक्ट्रॉन्स रिजाइड इन द न्यूक्लियस, वो लगभग इसी टाइप का आर्ग्यूमेंट होता है कि अगर इलेक्ट्रॉन्स को आप उतने छोटे रीजन में कन्फाइन कर दें न्यूक्लियर साइज़ की डायमेंशंस में, तो उसकी पोजीशन की अनसर्टेनिटी से आप उसके मोमेंटम की अनसर्टेनिटी और तब उसके मोमेंटम का ऑर्डर कैलकुलेट करें, तो उसकी जो एनर्जी निकलनी चाहिए, अगर बीटा एमिशन में इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के अंदर से ही निकलते हैं, बट स्टिल वो न्यूक्लियस के अंदर परमानेंटली रिजाइड नहीं करते हैं, जस्ट क्रिएट होते हैं और बाहर आ जाते हैं, क्योंकि अगर वो परमानेंटली न्यूक्लियस के अंदर रिजाइड करते तो उनका मोमेंटम इतने हाई ऑर्डर का होता कि उनकी जो कैलकुलेटेड एनर्जीज़ हैं वो ऑब्जर्व्ड एनर्जी से कहीं ज़्यादा होती। तो इस तरह का आर्गूमेंट वहाँ पे दिया जाता है। और फ्री पार्टिकल से हम कंपेयर करें, कुछ हद तक मैं कहूँगा ये सिस्टम एक्चुअली फ्री पार्टिकल जैसा है। ये जो जिस रीजन में वेव फंक्शन नॉन जीरो है, जहाँ पार्टिकल एग्जिस्ट कर सकता है, वेव फंक्शन एग्जिस्ट कर सकता है, फर्स्ट और थर्ड रीजन में नहीं कर सकता है, सेकंड रीजन में कर सकता है, वहाँ वो फ्री ही है, वहाँ वी की वैल्यू कांस्टेंट है, इनफैक्ट जीरो है, तो वो फ्री पार्टिकल ही है। इनफैक्ट इस अभी हम आगे एक कंसेप्ट की बात करेंगे, बॉक्स नॉर्मलाइजेशन। ओके, अच्छा, अब हम सबसे पहले वो नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट जो है उसको उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, उसको फिक्स कर लेते हैं। तो नॉर्मलाइजेशन का मीनिंग क्या है, इंटीग्रल साई स्टार साई डी एक्स इक्वल टू 1। ओके, वेव फंक्शन उसको उसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करके, रेंज, इनफैक्ट ये इंटीग्रल वैसे यहाँ से होना चाहिए था, जनरल कंडीशन ये है, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी रो डी एक्स, वन डायमेंशनल केस है तो इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी दिस। लेकिन आप इस इंटीग्रल को तीन पार्ट्स में ब्रेक कीजिए, माइनस इन्फिनिटी से माइनस ए, लेकिन माइनस इन्फिनिटी से माइनस ए तक वेव फंक्शन जीरो है तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी भी जीरो है। फिर दूसरा इंटीग्रल ये वाला माइनस ए से ए तक, और तीसरा इंटीग्रल फिर ए से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक, अगेन वहाँ वेव फंक्शन भी जीरो और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी भी जीरो। तो फाइनली कंडीशन ये है, मैंने डायरेक्टली इसे लिख दिया, बट आई शुड हैव स्टार्टेड विद समथिंग लाइक दिस। आप इंटीग्रेशन पूरी ऑल पॉसिबल स्पेस के ऊपर कर रहे हैं, वन डायमेंशनल स्पेस के ऊपर। सो दिस इज द नॉर्मलाइजेशन कंडीशन। बट इस केस में सिंप्लिसिटी इसलिए भी है, यहाँ जो आपके वेव फंक्शन है वो रियल फंक्शंस हैं, साइन एंड कॉस, तो साई स्टार का रोल खत्म हो जाता है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेशन कुछ आपको नया नहीं देता है। ओके, तो आप बहुत आराम से इस इंटीग्रल को कर सकते हैं। आप साई की जगह, मैं केवल इवन वाले के लिए ये इंटीग्रेशन मैंने यहाँ पे किया है, ऑड वाले के लिए आप खुद कर लीजिए, या मैं अगेन रिमाइंड कराऊंगा, आप दोनों को एक में कंबाइन कीजिए, फिर आप एक ही बार में नॉर्मलाइजेशन जो फैक्टर है वो निकाल सकते हैं। बट मैं इस वाले फैक्टर के लिए माना कर रहा हूँ। ओके, तो साई की जगह ए रखा, साई स्टार में हाँ, लेकिन ए इन जनरल कॉम्प्लेक्स हो सकता है, कॉस पे तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेशन का फर्क नहीं पड़ेगा, बट ए का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ए स्टार, तो उनको मल्टीप्लाई करके मॉड ए स्क्वायर इंटीग्रल से बाहर, और अंदर आपका कॉस का स्क्वायर, कॉस स्क्वायर एन पाई एक्स ओवर 2a डी एक्स का इंटीग्रल। इस इंटीग्रल को आप मैथमेटिकल टेक्निक है, सिंपली कीजिए, कॉस 2a का फॉर्मूला आप यूज़ करें, कॉस 2a इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, उससे आप ये इंटीग्रल आराम से करें, तो ये इंटीग्रल से दो टर्म्स मिलते हैं, एक टर्म से आपको नेट कंट्रीब्यूशन मिलेगा, जबकि दूसरा इंटीग्रल जीरो हो रहा है। दूसरा इंटीग्रल क्यों जीरो हो रहा है, जस्ट बस मैं उसको पॉइंट करना चाहूँगा। कोसाइन का इंटीग्रल आप करेंगे, आपको साइन मिलेगा, मैं उसके ओवरऑल साइन प्लस माइनस की चिंता नहीं कर रहा हूँ, बट यू गेट दी साइन फंक्शन ओवर हियर, और साइन की वैल्यू आपको, साइन फंक्शन कौन सा मिलेगा, एन पाई एक्स ओवर ए। आप एक्स की जगह ए और माइनस ए रखेंगे
तो ए से ए कैंसिल, या तो आपको साइन एन पाई या साइन माइनस एन पाई, और एन आप जानते हैं इंटीजर है, ऑड इंटीजर 135। तो जो आप इंटीग्रल की लिमिट्स पुट करने के बाद आपको जो वैल्यू मिल रही है, या तो साइन 1 पाई या साइन 3 पाई या साइन 5 पाई या साइन माइनस पाई या माइनस 3 पाई या माइनस 5 पाई, बट इन सारे पॉइंट्स पे साइन फंक्शन वैनिसेस। ओके, तो इसलिए यहाँ से कोई कंट्रीब्यूशन नहीं मिला। तो सिंपली आपका जो इंटीग्रल है वो दैट इवेल्युएट्स टू, जिसे हम नॉर्मलाइजेशन इंटीग्रल कहते हैं, मॉड ए स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स एल। बट नॉर्मलाइजेशन की डिमांड ये है कि भाई इस इंटीग्रल की वैल्यू होनी चाहिए 1। अगेन हमको अपने वेव फंक्शन को इस तरह से स्केल करना है ताकि वो एरिया कवर्ड, प्रोबेबिलिटी इंटीग्रल का जो एरिया कवर्ड है वो यूनिटी के बराबर हो जाए। जैसे ग्राउंड स्टेट का वेव फंक्शन अभी हम देखेंगे कुछ इस प्रकार का होता है, फर्स्ट रीजन में 0, सेकंड रीजन में वो एक सिंगल लूप बनाएगा, हाफ लूप, और फिर से 0। प्रोबेबिलिटी इंटीग्रल बेसिकली उसका स्क्वायर, 0 का स्क्वायर 0, फर्स्ट रीजन में 0, सेकंड रीजन में आपको एग्जैक्टली स्क्वायर करने की जरूरत नहीं है, जस्ट आप फिगर बनाने के लिए ये सोच सकते हैं जहाँ पे कॉस फंक्शन की वैल्यू कम है वहाँ उसका स्क्वायर भी कम होगा, जहाँ वैल्यू ज़्यादा है वहाँ स्क्वायर भी ज़्यादा होगा। तो रफली जो कॉस स्क्वायर का ग्राफ है रफली वो ऐसा होगा। एग्जैक्टली आप प्लॉट कर सकते हैं थोड़ा और आर्ग्यूमेंट्स अप्लाई करके, बट उतने की हमें जरूरत नहीं है। तो ये प्रोबेबिलिटी का ग्राफ है, लेकिन हो सकता है ये एरिया यूनिटी के बराबर ना हो। तो नॉर्मलाइजेशन क्या करता है, आप ए की वो वैल्यू पिक करें कि ताकि ये एरिया एग्जैक्टली यूनिटी बन जाए। तो वो यहाँ पे हमने कर रखा है, मॉड ए स्क्वायर एल बाई 2 बराबर 1 सेट कर दें, हम इस इंटीग्रल को 1 के बराबर सेट कर दें, तो मॉड ए की आपको यहाँ से वैल्यू मिल गई √2/L। अब यहाँ पे अगेन एक पॉइंट नोट करें, ये हमें केवल ए का मॉड दे रहा है। क्वांटम मैकेनिक्स में इन जनरल ए ये कॉम्प्लेक्स हो सकता है, एक्सपेंशन ये जो है नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट कॉम्प्लेक्स हो सकता है, बट हमारे पास केवल ये कंडीशन मिली, इसके अलावा हमारे पास इस ए पे कोई और कंडीशन नहीं है। तो क्यों ना हम सिंपलेस्ट चॉइस से वर्क करें। तो सिंपलेस्ट चॉइस ये हो सकती है, आप ए को केवल प्लस √2/L ले लें, आप चाहे तो इसे माइनस √2/L भी ले सकते थे, आप चाहे तो आइटा टाइम्स √2/L भी ले सकते थे, आप चाहे तो माइनस आइटा टाइम्स √2/L, क्योंकि हर केस में उसका मॉड इतना ही बनेगा। लेकिन और इन जनरल अगर मैं कहूँ तो आप हमेशा इसके साथ एक एक्स्ट्रा फैक्टर ऐसे ले सकते थे, इंटू e⁻θ √2/L लिया, और साथ में एक यूनिमॉडुलर कॉम्प्लेक्स नंबर e⁻θ बाय ऑयलर्स थ्योरम इज cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर। आपने ए को चाहो तो कॉम्प्लेक्स बना सकते हो, बट उसका मॉड स्टिल कितना रहेगा, यूनिटी। बट वो आपको मैटर्स को कॉम्प्लिकेट क्यों करना है जब हमारे पास वो अनिवार्य नहीं है। तो सिंपलेस्ट चॉइस हम इसके साथ वर्क करेंगे, ए इक्वल टू √2/L। इनफैक्ट आप साइन वाले फंक्शन का नॉर्मलाइजेशन करेंगे, वहाँ भी आपको यही रिजल्ट मिलेगा। इंटीग्रल 2 पार्ट्स में टूटेगा, दूसरा इंटीग्रल कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, एंड सो ऑन। सो यू मस्ट चेक दिस फॉर योर इनफैक्ट। ओके, सो तो दिस, तो मैं इसकी ये वैल्यू लूँगा, मैं इसके साथ वर्क करूँगा दिस नॉर्मलाइजेशन बस। तो अब मैं साई का आंसर, फाइनल आंसर फॉर द टाइम बिंग, साई फॉर पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एन जो होगा इवन स्टेट्स के लिए √2/L नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट cos nπx/2a, और ऑड वालों के लिए √2/L sin nπx/2a। ओके, अगेन मैं यहाँ पे रिमाइंड कराऊंगा, इवन वाली स्टेट में खुद इस n की वैल्यू ऑड रखनी है, और ऑड वाले सॉल्यूशंस के लिए इस n की वैल्यू इवन रखनी है। ये वाला इवन और ऑड जो है ये स्टेट की पैरिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, और ये वाले n जो है नंबर्स उसके अपोजिट बिहेवियर हैं। ओके, अच्छा, 2a = L हमारे सिस्टम में है ही। ओके, तो अब मेरे पास ये वेव फंक्शंस आ गए हैं, मैं अगर इनको प्लॉट करूँ, यहाँ पे आप हर केस पे शायद वेव फंक्शन को प्लॉट ना कर पाएँ, क्योंकि जैसे मैंने बार बार कहा क्वांटम मैकेनिक्स में वेव फंक्शन आपको इन जनरल कॉम्प्लेक्स मिलेगा। यहाँ पे रियल मिल रहा है तो रियल मिल रहा है, और फंक्शंस भी बहुत सिंपल हैं, साइन और कोसाइन फंक्शंस हैं, तो आप इन साइन और कोसाइन फंक्शंस को बहुत इजीली प्लॉट कर सकते हैं। हम ग्राउंड स्टेट का वेव फंक्शन प्लॉट करें, ग्राउंड स्टेट मतलब ये सबसे कम एनर्जी वाला, एनर्जी की हम चर्चा पहले लेक्चर में कर चुके हैं, अब मैं केवल वेव फंक्शन का डिस्क्रिप्शन करूँगा। सबसे लोएस्ट स्टेट इवन होती है, तो उसका वेव फंक्शन क्या होगा, अपार्ट फ्रॉम द नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट n की वैल्यू 1 रखो, cos πx/2a। आपको वैसे ये प्लॉट करना आना चाहिए, बट लेट मी हिंट, अगर आप यहाँ पे कंफ्यूज कर रहे हैं, cos πx/2a आपको प्लॉट करना है। फर्स्ट रीजन और थर्ड रीजन में वेव फंक्शन 0 है, ये वेल के अंदर है -a से लेकर प्लस तक, यहाँ मुझे ये फंक्शन प्लॉट करना है। इन बाउंड्रीज पे इस फंक्शन की वैल्यू देखो, x की जगह आप -a रखें, तो ये जो अंदर का आर्ग्यूमेंट है x की जगह -a से ये कैंसिल, आर्ग्यूमेंट बन रहा है -π/2, और आप दूसरी लिमिट रखें x = +a, तो ये बन रहा है π/2। बेसिकली आपको कॉस का ग्राफ बनाना है स्टार्टिंग फ्रॉम -π/2 टू +π/2, और आप उसे प्लॉट करें तो वो ऐसा बनता है। हो सकता है वो ग्राफ ऐसा बनता हो, देखो अगेन मैं यहाँ पे रिमाइंड कराऊंगा आपको, वेव फंक्शन के ओवरऑल साइन से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। मैं हो सकता है आप इसे, इस फंक्शन को जो मैंने यहाँ पे ऐसा दिखाया है,
ये ग्राउंड स्टेट का वेव फंक्शन हो सकता है आप इसे ऐसा प्लॉट करें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट दिस इज द कन्वेंशन, इसमें ज़्यादा इजी होता है, आपको बुक्स में भी इसी तरह से मिलेगा। वो प्लस या -1 के फैक्टर से ना नॉर्मलाइजेशन पे फर्क पड़ता है ना किसी और चीज़ पे, तो उस चीज़ को आप ध्यान में रखते हुए, तो बेसिकली आपको केवल ये ध्यान रखना है कॉस कैसा दिखता है -π/2 से π/2 तक। कॉस का ग्राफ और आप नॉर्मली पॉजिटिव रीजन में बनाते हैं, नॉर्मली हमारे ग्राफ्स ये शुरू होते हैं, कॉस 0 पे 1 से शुरू होता है और डिक्रीज करते करते π/2 तक होते होते वो 0 हो जाता है। तो यही ग्राफ कॉस इवन फंक्शन होता है, पीछे की तरफ उसका ग्राफ ये होता है -π/2। तो ये ग्राफ यही ग्राफ तो है। ओके, तो ये ऐसे ही आप नेक्स्ट वाला लें, आप इससे अगली वाली स्टेट जो है, से मैं उसे साई 2 कहता हूँ, उसको प्लॉट करना चाहते हैं तो साइन फंक्शन प्लॉट करना है, लेकिन इस समय n की वैल्यू 2 है, तो जो फंक्शन आपको प्लॉट करना है वो ये है sin 2 πx/2a। ओके, तो इसमें आप जो चीज़ें कैंसिल हो रही हैं पहले उनको कैंसिल कर दें। आप फंक्शन प्लॉट करना चाह रहे हैं sin πx/a। अगेन फर्स्ट रीजन में, थर्ड रीजन में वेव फंक्शन 0 है, वो ठीक है, ये बाहर का वेव फंक्शन, बल्कि मुझे पूरा अगर वेव फंक्शन में प्लॉट करूँ एक्चुअली मुझे ये दिखाना चाहिए, ये फर्स्ट रीजन में 0 है, फिर ये बाउंड्री पे मैच हुआ और राइज हुआ और फिर 0 हो गया। और आप यहाँ चेक कर सकते हैं ये वेव फंक्शन बाउंड्री पे मैच तो कर रहा है लेकिन बाउंड्री पे स्लोप मैच नहीं कर रहा है। अचानक से यहाँ पे एक किंक जैसा आ रही है, एक नोक जैसी आ रही है। अगर आप सोचें सचमुच एक तार का बना हुआ कोई फ्रेम है तो उस तार में आपको यहाँ पे नुकीला एज लगेगा। ओके, ऐसी बाकी फंक्शंस में भी स्लोप मैच नहीं कर रहा है, केवल फंक्शन की कंटिन्यूटी है। इनफाइनाइट पोटेंशियल डिसकंटिन्यूटी में हमने डिस्कस किया था। अच्छा, अब की बार मेरे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट जिसे कहते हैं, साई 2 में जिसे कह रहा हूँ, ग्राउंड स्टेट के जस्ट ऊपर वाली स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, उसका वेव फंक्शन ये है अपार्ट फ्रॉम कॉन्स्टेंट्स। x की वैल्यू अगेन -a से +a तक, तो x की जगह अगर आप -a रखेंगे तो ये बनेगा साइन ऑफ -π, मतलब आर्ग्यूमेंट जो है वो -π है साइन का, और अगर x की जगह +a रखेंगे तो अब बेसिकली आपको साइन फंक्शन को प्लॉट करना है फ्रॉम -π टू π। तो अब साइन का ग्राफ कैसा होता है, अगेन आप नॉर्मली पॉजिटिव साइड में प्लॉट करते हैं, आप साइन का ग्राफ ये करते हैं, ये 0 होता है, ये π/2 होता है, पाई मुझे केवल यहाँ तक इंटरेस्ट है, ये पाई तक इंटरेस्ट है इस स्टेप पे। और नेगेटिव साइड में अगर आप साइन फंक्शन को प्लॉट करें तो वो ऐसी तो जाता है -π, ऑड फंक्शन होता है। तो -π से π तक का ग्राफ कैसा होता है साइन का, एक साइकिल जो होती है वो नीचे की ओर और एक साइकिल ऊपर की ओर। यहाँ पे मैंने अगेन अपोजिट दिखा दिया है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये साइकिल भी इन्वर्ट हो गई, ये भी इन्वर्ट हो गई, तो वो ओवरऑल एक माइनस साइन है, बट ये आपने ये प्लॉट किया। तो इसी तरह से आप बाकी फंक्शंस को भी प्लॉट कर सकते हैं, ठीक है। और आप एक दो प्लॉट कर लें या यहाँ पे तो अब मैंने प्लॉट ही कर दिया, आप इनको देखेंगे तो आप एक पैटर्न देख सकते हैं, एक लूप, एक हाफ लूप, इनफैक्ट ये हाफ लूप है, 2 3, तो आप गेस कर सकते हैं आगे क्या होने वाला है। ओके, तो और फिर मैं आपको रिमाइंड कराऊंगा ये शेप्स, अगेन आपको बेल्डीज एक्सपेरिमेंट जिन लोगों ने किया है या करते हुए किसी को अपने अगल बगल देखा है, डेफिनेटली आपको याद आना चाहिए। उसमें आपका स्ट्रिंग जो है एक्चुअली वो दोनों तरफ को वो बनाता है, स्टैंडिंग वेव पैटर्न बनता है, तो वाइब्रेशन दोनों तरफ दिखता है आपको, मतलब एक्सिस से ऊपर भी और एक्सिस से नीचे भी। लेकिन शेप, जनरल शेप ऐसी तो होती है, ये एक लूप, दोनों साइड वाइब्रेशन, 2 लूप, फिर 3 लूप, एंड सो ऑन। तो ये जो है इसका जो मैथमेटिकल स्ट्रक्चर है एग्जैक्टली वो स्टैंडिंग वेव्स जैसा ही स्ट्रक्चर है। इनफैक्ट ये स्टैंडिंग वेव्स की जब हम कंप्यूटेशन करते हैं, आप लोगों ने डेंसिटी ऑफ मोड्स कंप्यूट किया होगा इसमें, जब आप प्लैंक थ्योरी आपने पढ़ी होगी, तो जो अर्ली रेडिएशन लॉज थे, रेले जीन्स लॉ या फिर प्लैंक लॉ, तो उसमें जो आप डेंसिटी ऑफ मोड्स कंप्यूट करते हैं 4π² d/c³ और फिर उसको ट्वाइस कर देते हैं, तो डेंसिटी ऑफ मोड्स कंप्यूट करने के लिए हमें कितनी वो एग्जिस्ट कर रहे हैं उस कंस्ट्रक्शन के लिए भी इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो वो स्टैंडिंग वेव्स ही हैं एक्चुअली, बॉक्स के अंदर स्टैंडिंग वेव्स ही होती हैं। ओके, अच्छा, यहाँ पे एक और कंसेप्ट आता है, इसको थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। ओके, हाँ, इस वाले फिगर में मैंने एनर्जी के स्केल का ध्यान नहीं रखा है, मेरा एम यहाँ पे केवल वेव फंक्शंस दिखाना था, वेव फंक्शंस के नॉर्मलाइजेशन का भी ध्यान नहीं, केवल उनके जीरोज़ कहाँ पे हैं, कहाँ पे वो कम होते हैं, कहाँ पे मैक्सिमम होते हैं रफली, कहाँ पे फिर जीरो होते हैं, वो मैंने दिखाने की कोशिश की है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। एनर्जी को थोड़ा बेटर मैंने ऊपर वाले डायग्राम में दिखाने की कोशिश कर दी थी, वो भी एग्जैक्ट नहीं होगा, बुक्स में या ऑनलाइन आपको ये डायग्राम ज़्यादा अच्छे मिल जाएंगे। ओके, लेकिन अब मैं बात करता हूँ बॉक्स नॉर्मलाइजेशन की। बॉक्स नॉर्मलाइजेशन क्या है, हमने फ्री पार्टिकल डिस्कस किया, 1 डायमेंशनल फ्री पार्टिकल, उसके सॉल्यूशंस e⁻ प्लेन वेव्स, और मेन चीज़ उसकी एनर्जी में हमें क्वांटाइजेशन नहीं मिलता है, एनर्जी और के में क्वांटाइजेशन नहीं मिलता है, कोई भी वैल्यू हो सकती है स्टार्टिंग फ्रॉम 0, और मिनिमम वैल्यू ऑफ एनर्जी वहाँ 0 पॉसिबल होती है। जबकि ये सिस्टम, मैं कह रहा हूँ ये सिस्टम ऐसा है, यहाँ पोटेंशियल इन्फिनिटी है, यहाँ इन्फिनिटी, लेकिन बीच में तो यहाँ भी पोटेंशियल 0 है कांस्टेंट, तो इस पार्ट में तो पार्टिकल फ्री है,
तो ये कुछ हद तक इससे मैच करा, एग्जैक्टली नहीं, यहाँ पूरे में फ्री है ये। तो लेकिन अब हम करते क्या हैं, माना हमें फ्री पार्टिकल्स को का ट्रीटमेंट करना है, लेकिन फ्री पार्टिकल के वेव फंक्शन के साथ प्रॉब्लम्स आती हैं, वो नॉर्मलाइजेबल नहीं है वगैरह वगैरह वगैरह, लेकिन ये वाला वेव फंक्शन नॉर्मलाइजेबल है। तो हम क्या करते हैं, हम अब अगर मुझे फ्री पार्टिकल्स किसी सिस्टम में यूज़ करने ही हैं तो हम एक ट्रिक एम्प्लॉय करते हैं। मैं पहले अपने उस सिस्टम को एक बॉक्स, पार्टिकल इन अ बॉक्स की तरह ट्रीट करता हूँ। मतलब फ्री तो है लेकिन केवल -a से लेकर a के बीच, और बाकी उसके बाहर हमारा पोटेंशियल इन्फिनिटी है, तो पार्टिकल यहाँ और यहाँ तो पाया ही नहीं जा सकता। तो इस प्रॉब्लम को आपने केवल -a से a तक कन्फाइन कर दिया, और एक बार आपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर दिया तो आप उसके बाद ये लिमिट ले लीजिए, लिमिट a टेंडिंग टू इन्फिनिटी। आप धीरे धीरे सोचिए, आप इस बॉक्स की विड्थ को बढ़ा रहे हैं, तो जैसे जैसे आप इस बॉक्स को की विड्थ बढ़ाएंगे, ये फ्री पार्टिकल के ज़्यादा क्लोज होता जा रहा है, और इन द लिमिट a टेंडिंग टू इन्फिनिटी ये आपके फ्री पार्टिकल में रिड्यूस हो जाएगा। ओके, सो दिस इज द ट्रिक यूज्ड टू ट्रीट नॉर्मलाइजेबल वेव फंक्शंस इफ दे आर एवर नीडेड। एक दो चीज़ें लेकिन आप यहाँ पे कंपेयर करके देख सकते हैं। जो अभी हमने प्रॉब्लम सॉल्व की इस तरीके की, इसके एनर्जी लेवल हमारे मिले n² मतलब लोएस्ट एनर्जी लेवल तो इस एप्सिलॉन वैल्यू पे होता है, और फिर उनके अगला वाला जो होता है वो होता है 2² एप्सिलॉन, 4 एप्सिलॉन एंड देन 9 एप्सिलॉन एंड सो ऑन। ये हमारे एनर्जी लेवल्स हैं। और एप्सिलॉन खुद में एक शॉर्ट हैंड है इस चीज़ के लिए, π²h×²/8ma²। अगर मैं बॉक्स नॉर्मलाइजेशन की ट्रिक करूँगा तो बेसिकली फ्री पार्टिकल केस में मुझे रिड्यूस होना चाहिए। a टेंडिंग टू इन्फिनिटी अगर ले जा रहा हूँ मैं, तो ये एप्सिलॉन फैक्टर जो है ये 0 के बराबर हो रहा है। इट मीन्स एनर्जी का मिनिमम 0 पे आ जाएगा। और नेक्स्ट एनर्जी जो है, अगर यहाँ आप इन एनर्जी लेवल्स के बीच का डिफरेंस कैलकुलेट करें, इसका और नेक्स्ट के बीच का, वो कितना है 3e। लेकिन अगर एप्सिलॉन टेंडिंग टू 0 हो रहा है तो नेक्स्ट एनर्जी लेवल का इससे गैप भी 0 के बराबर है, और नेक्स्ट वाले का गैप भी कितना है 0। तो जो हमारा ये डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम था ये अगेन क्या बन जा रहा है, कंटिन्यूस। सो दिस इज एन आर्गूमेंट कि हाँ ये केस इसमें रिड्यूस हो सकता है अगर आप अप्रोप्रिएट प्रॉपर तरीके से अगर आप लिमिट्स ले सकें, तो ये आप नॉन नॉर्मलाइजेबल जो हमारा फ्री पार्टिकल वेव फंक्शन है उसको भी वो कर सकते हैं। दूसरी चीज़ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के रेस्पेक्ट में इसे देखें, मैंने पिछले उसमें डिस्कस किया था, या अभी हम कैलकुलेट भी करेंगे। इस केस में अगर पार्टिकल आपका पोटेंशियल वेल के अंदर है तो उसकी पोजीशन की अनसर्टेनिटी आप सोच सकते हैं विड्थ ऑफ द वेल के ऑर्डर की। आपको ज़्यादा बारीकी से ना भी पता हो कि कहाँ पार्टिकल है, लेकिन इतना आइडिया तो विदाउट कैलकुलेटिंग आपको पता है कि पार्टिकल मेरा -a से +a के बीच ही हो सकता है, और कहीं नहीं हो सकता। इनफाइनाइट वेल में वो इस रीजन से बाहर नहीं हो सकता। तो जो पार्टिकल के पोजीशन की अनसर्टेनिटी है वो L के ऑर्डर की है। जब हम L के ऑर्डर कहते हैं मतलब L/2 हो सकता है, L/4 हो सकता है, सम फैक्टर, सम न्यूमेरिकल फैक्टर विद L, बट नॉट टू लार्ज और टू स्मॉल, ऐसा नहीं 10,000 टाइम्स L और समथिंग लाइक दैट। तो इस ऑर्डर की अनसर्टेनिटी हमारी उसमें है। ओके, और ये अनसर्टेनिटी क्यों है, मैंने उसे 0 पॉइंट एनर्जी से रिलेट किया था। लेकिन अब आप सोचिए, आप धीरे धीरे अगर वेल की विड्थ बढ़ा रहे हैं तो ये जो एप्सिलॉन फैक्टर है ये धीरे धीरे किसकी ओर टेंड होता है, 0 की ओर। a इन्फिनिटी बन रहा है, ये फैक्टर 0, तो अब आपकी मिनिमम एनर्जी कितनी हो गई 0। तो अगर आप फ्री पार्टिकल केस में आ गए तो आपकी मिनिमम एनर्जी जो है वो 0 हो सकती है। और एनर्जी, ग्राउंड स्टेट की एनर्जी अगर 0 है, पोटेंशियल एनर्जी पहले ही 0 है, टोटल एनर्जी भी अगर 0 हो गई, तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी भी कितनी है 0। और काइनेटिक एनर्जी 0 होने का मतलब मोमेंटम कितना है 0, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इज p²/2m। तो काइनेटिक एनर्जी 0 मीन्स मोमेंटम 0 है। मोमेंटम 0 होने का मतलब आपको मोमेंटम की एग्जैक्ट वैल्यू पता है। p=0 भी एक डेफिनेट आंसर है, p=7 भी एक डेफिनेट आंसर है, बट p=0 भी आपको पता है मोमेंटम इस समय 0 है। ग्राउंड स्टेट में अगर वेल को हम इनफाइनाइट विड्थ का बना दें, फ्री पार्टिकल क्रिएट कर दें, तो मोमेंटम की एग्जैक्ट वैल्यू पता है, तो मोमेंटम की अनसर्टेनिटी खत्म हो गई। बट अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल स्टिल वायलेट नहीं हो रहा है, क्योंकि जब तक ये बॉक्स के अंदर कन्फाइंड था तो अनसर्टेनिटी L के ऑर्डर की थी, L=2 है। लेकिन अब तो आपने A को ही इन्फिनिटी कर दिया है, तो डेल्टा x खुद किस ऑर्डर क्या हो गया है, इनफाइनाइट ऑर्डर का। डेल्टा x वेरी वेरी लार्ज टेंडिंग टू इन्फिनिटी, डेल्टा p वेरी वेरी स्मॉल टेंडिंग टू 0, लेकिन स्टिल उनका प्रोडक्ट क्या रहेगा, ग्रेटर देन अ सर्टेन क्वांटिटी। दैट क्वांटिटी इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ h। एग्जैक्ट अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल मैं इस लेक्चर के लास्ट तक डिस्कस करूंगा। ओके, सो द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल स्टिल होल्ड्स इन बोथ केसेस, चाहे आप बॉक्स आप फ्री पार्टिकल है या वो आपका पार्टिकल फ्री केवल एक छोटे से रीजन में है। सो यू कैन सी दैट द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल वर्क्स इन ईदर केस। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट थिंग। ओके, अच्छा जी,
अच्छा, नेक्स्ट हम ऑर्थोनॉर्मेलिटी, पीछे से मैं बोलता आ रहा हूँ बार बार कि ऑर्थोनॉर्मेलिटी का मैथमेटिकल स्टेटमेंट हम ऐसे लिखते हैं, साई एन स्टार कोई nth लेवल के करस्पॉन्डिंग का वेव फंक्शन, उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, mth लेवल के करस्पॉन्डिंग का वेव फंक्शन, उसका वो मल्टीप्लाई करो, इंटीग्रेट कर दो। वैसे तो अगेन ये इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी होना चाहिए, बट फर्स्ट और थर्ड रीजन आप इस इंटीग्रल को 3 पार्ट्स में ब्रेक करें, एक माइनस ए टू माइनस इन्फिनिटी टू माइनस ए टू प्लस ए, और एक तीसरा इंटीग्रल। तो फर्स्ट और थर्ड इंटीग्रल तो वैसे ही जीरो हो गए क्योंकि वहाँ तो वेव फंक्शन जीरो है। तो बेसिकली ये स्टेटमेंट, और डेल्टा एम एन मैंने आपको बताया था, दिस सिंबल इज कॉल्ड द क्रोनेकर डेल्टा सिंबल, और ये जस्ट एक सिंबल है। इसका मतलब ये है अगर एम और एन की वैल्यू सेम होंगी, एम और एन हमारे लेवल्स के लिए क्वांटम नंबर है, फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, फोर्थ लेवल, तो अगर ये दोनों सेम लेवल वाले के करस्पॉन्डिंग के वेव फंक्शन हैं तब तो आपको आंसर 1 मिलेगा, और अदरवाइज आपको आंसर मिलेगा 0। सेम के साथ जो इंटीग्रल 1 है उसी को हम कहते हैं नॉर्मेलिटी। ऑर्थोनॉर्मेलिटी दो शब्दों से बना है, नॉर्मेलिटी। नॉर्मलाइजेशन हम पिछले पेज पे एक्चुअली कर चुके हैं, तो नॉर्मलाइजेशन मैं डिस्कस नहीं करूंगा। मतलब साई 1 स्टार साई 1 का इंटीग्रल भी 1 होता है, और साई 2 स्टार साई 2 का भी 1 होता है, और साई 3 खुद के साथ मल्टीप्लाई करके किसी भी आइगन फंक्शन जो है उसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के साथ इंटीग्रल 1 देता है। अगेन इस केस में कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेशन का कोई रोल नहीं है अपार्ट फ्रॉम नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट, लेकिन नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट भी हमने रियल चूज कर लिया है अब √2/L, तो साई स्टार का रियली अब कोई रोल नहीं है इसमें। बट अब ऑर्थोगोनलिटी कंडीशन का क्या मतलब हुआ? ऑर्थोगोनल हम कहते हैं ज्योमेट्री में कर्व्स को जब वो 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं, दीज टू कर्व्स आर ऑर्थोगोनल एट दिस पॉइंट। तो ऑर्थोगोनल मीन्स समथिंग लाइक दिस, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री से क्यों सेंस है? आप डॉट प्रोडक्ट लेते हैं वेक्टर्स के बीच, तो आई डॉट आई तो 1 होता है, जे डॉट जे 1, के डॉट के 1 वो है नॉर्मलाइजेशन, लेकिन आई डॉट जे 0, आई डॉट के 0 ये आपस में ऑर्थोगोनल हैं। तो कुछ वैसा ही मैंने आपको स्केलर प्रोडक्ट जब बताया था, मैंने कहा था ये वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट की तरह कुछ कुछ रिजेंबल करता है। तो उस सेंस में अगर मैं से साई 1 स्टार साई 2 लूँ, एक का प्रोडक्ट दूसरे वाले के साथ, एक लेवल का फंक्शन लेकिन दूसरे वाले के साथ मल्टीप्लाई करके इंटीग्रल लें, तो उस केस में ये इंटीग्रल आपको 0 ही मिलेगा। तो यही कंडीशन है ऑर्थोगोनलिटी। यहाँ क्योंकि आपके पास साइन और कॉस फंक्शंस हैं, तो अब बहुत इजीली आप इस कंडीशन को चेक कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे उसका एक रफ ड्राफ्ट प्रिपेयर किया है। आपने साई एन किसी nth लेवल के करस्पॉन्डिंग का वेव फंक्शन है, अब वो साइन या कॉस दोनों हो सकता है। मैंने यहाँ पे साइन अपॉन कॉस नहीं है, ऐसा नहीं है कि tan फंक्शन बना दिया है। मेरा मतलब ये साइन या कॉस में से जो वाला भी हो वो n πx/2 है, और ऐसे ये दूसरा वाला भी साइन या कॉस में से m πx/2 है। ये nth लेवल के करस्पॉन्डिंग का है, ये mth लेवल के करस्पॉन्डिंग का है। तो ये आ गया √2/L के फैक्टर दोनों के साथ, इंटीग्रल -a to a। आप इस इंटीग्रल को इवेल्युएट करें, पहले यहाँ पे आप एक चेंज ऑफ वेरिएबल कर लें। πx/2a को माना आपने थीटा रख दिया, तो लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन आपकी -π/2 टू π/2 हो जाएंगी, और इंटीग्रल सिंपली हो जाएगा साइन या कॉस जो भी लिया था n थीटा विद साइन या कॉस m थीटा। ओके, ऊपर नीचे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं जो भी आपने स्टार्ट किया होगा, और उसके बाद और साथ में जो dx है उसकी जगह भी आपका एक कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। अब आप इस इंटीग्रल को इवेल्युएट करें, और ये इंटीग्रल आपने इवेल्युएट कर रखा है जब आपने फूरियर एनालिसिस किया होगा वेव्स एंड ऑसिलेशंस या किसी और कोर्स में। तो ये इंटीग्रल की वैल्यू, इनफैक्ट फूरियर एनालिसिस वर्क ही इसलिए करता है, साइन mx और cos mx जो फंक्शंस होते हैं ये इस इंटरवल में -π/2 टू π/2 में एक कंप्लीट ऑर्थोनॉर्मल सेट बनाते हैं। तो इसका मतलब साइन 2x को साइन 2x से मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट करोगे तो इंटीग्रल सर्वाइव करेगा, साइन 2x को साइन 3x से मल्टीप्लाई करोगे या cos 3x से या इवन cos 2x से आपको इंटीग्रल 0 मिलेगा। तो साइन, ये ऑर्थोनॉर्मलिटी कंडीशन है, तो वो ऑर्थोनॉर्मलिटी कंडीशन आप यूज़ करें तो आपको ये रिजल्ट होल्ड होता हुआ दिखेगा। अगर आपको ऐसा कंफ्यूजिंग लगे, आप बाई हैंड कुछ वेव फंक्शंस लिखिए। ये मैंने जैसे यहाँ पे 4 वेव फंक्शंस हमारे पास थे, आप खुद के साथ मल्टीप्लाई करके इंटीग्रल तो नॉर्मलाइज करके हम देख चुके हैं, वो करने की जरूरत नहीं। आपसे पहला वेव फंक्शन इसे मानो, दूसरा इसे मानो, इनको मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट करो फ्रॉम -a to +a, आपको आंसर 0 मिलेगा। इसको इसके साथ ट्राई करो 0, इसको इसके साथ ट्राई करो 0, इसको इसके साथ, किसी को भी इसको इसके साथ, आपको इंटीग्रल 0 ही मिलेगा। वैसे आपको जनरल कैलकुलेशन करनी आ जानी चाहिए। तो यही ऑर्थोगोनैलिटी है, ये सब के सब आपस में ऑर्थोगोनल है। इस चीज़ को कई बार हम वो करते हैं इंसिस्ट, आप थोड़ा केवल ग्राफिकली भी समझने की कोशिश कर सकते हैं। क्योंकि हो क्या रहा है, माना मैं इस वाले फंक्शन को इस वाले फंक्शन से मल्टीप्लाई करूं, ओके, तो क्यों वो इंटीग्रल 0 होता है? इंटीग्रल का मतलब होता है एरिया अंडर द कर्व। उस रिजल्ट मल्टीप्लिकेशन के बाद जो फंक्शन बना उसने कितना एरिया ऑक्यूपाई किया। अगर मैं इस कर्व को इस कर्व से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ
इस फंक्शन को इस फंक्शन से, उसका मतलब पॉइंट टू पॉइंट दोनों की वैल्यू मल्टीप्लाई होंगी जिस पॉइंट पे। अब आप देखिए ये वाला जो फंक्शन है, अगर मैं बीच में लगभग नहीं एग्जैक्टली एक्स इक्वल टू 0 पे एक हाफ वे मार्क पे एक लाइन ड्रॉ करूं, तो ये वाला फंक्शन जो है ये यहाँ और इस पार्ट में सिमेट्रिकल है, और सिमेट्रिकल होने के साथ ये दोनों साइड इसकी वैल्यू क्या है, प्लस है, एक्स एक्सिस से ऊपर है। जबकि ये जो अगली स्टेट का फंक्शन है, ये इसका ये पार्ट और ये पार्ट शेप में तो एक जैसा है, उस सेंस में सिमेट्रिकल है, लेकिन ये यहाँ इसकी वैल्यू पॉजिटिव है और यहाँ नेगेटिव। तो अगर आप इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करते हैं, एक साई 1 और एक साई 2 आपने मल्टीप्लाई किया, तो मल्टीप्लिकेशन का जैसा प्रोफाइल इस हाफ रीजन में बनेगा, ये प्लस मल्टीप्लाई करके हर पॉइंट पे वैल्यू प्लस आएगी, तो वो जैसा भी प्रोफाइल बने, जबकि इस रीजन में ये प्लस और माइनस, बाकी तो रीजन्स एक जैसे थे, लेकिन यहाँ फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव है। तो जो ओवरऑल मल्टीप्लाई करके जो भी फंक्शन बनेगा, वो जितने कुछ आधे पार्ट तक तो एक्स एक्सिस से ऊपर एक शेप होगी और बाकी आधे पार्ट में एक्स एक्सिस के नीचे वैसी शेप, तो वो टोटल एरिया ऑक्युपाइड जो है उसके पॉजिटिव और नेगेटिव का पार्ट्स कैंसिल होंगे, तो आपका इंटीग्रल बनेगा 0। दिस इज अ ग्राफिकल वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स, आपको ये वो भी डेवलप करना चाहिए। सिमिलरली आप बाकियों के लिए भी इस आर्ग्यूमेंट को एक्सटेंड कर सकते हैं। तो जो आपकी ऑर्थोनॉर्मेलिटी है साइंस और कोसाइंस की, बेसिकली वही दैट इज एट वर्क इन दिस केस, बट ये एक जनरल रिलेशन है। आप ये मत सोचिए, इस सिंपल एग्जाम्पल में ये बहुत आराम से नजर आ जाता है। अदरवाइज ऑर्थोनॉर्मेलिटी, जब तक एनर्जी की वैल्यू अलग अलग होंगी और यहाँ किसी भी दो वेव फंक्शंस की एनर्जी अलग है, एक एनर्जी के करस्पॉन्डिंग एक ही वेव फंक्शन है, तो जब तक आप अलग अलग एनर्जीज के करस्पॉन्डिंग के वेव फंक्शन लेके इस तरह का स्केलर प्रोडक्ट बनाएंगे, आपको 0 ही मिलेगा, इंटीग्रल इवैल्यूएट करके 0 ही मिलेगा। तो वो हमने यहाँ पे चेक कर लिया। और यहाँ पे एज एन असाइड, यहाँ पे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल आप कैसे अप्लाई करेंगे, ये साई मेरा टाइम डिपेंडेंट का वेव फंक्शन है, मैं टाइम डिपेंडेंट का वेव फंक्शन कुछ इस तरह का कंस्ट्रक्ट कर सकता हूँ, यहाँ कुछ कॉन्स्टेंट्स भी ले सकता हूँ, बट साई 1 एक से ग्राउंड स्टेट वाला जो हमारा टाइम इंडिपेंडेंट वेव फंक्शन है, इसके साथ इसका ये वाला फेज फैक्टर, आप लोग ध्यान करें हमने सेपरेशन ऑफ वेरिएबल किया था f इंटू जी, तो जी वाला पार्ट हमारा इसी तरह का तो होता है आइटा ई टी अपॉन एच क्रॉस। फर्स्ट लेवल की बात हो रही है तो करस्पॉन्डिंग एनर्जी E1, उसके साथ दूसरा वेव फंक्शन टाइम डिपेंडेंट का सुपरपोज कर सकता हूँ साई 2 ई टू द पावर माइनस आइटा ई टी अपॉन एच क्रॉस। ओके, लेकिन अगर आप इस वेव फंक्शन से, इस टाइम डिपेंडेंट वाले वेव फंक्शन से माना एक सिंपली एक इंटीग्रल निकालें साई स्टार साई, अब साई से मेरा मतलब ये वाला सुपरपोज्ड वाला वेव फंक्शन है, आप इस वेव फंक्शन का अगर से इंटीग्रल निकालना चाहें माइनस ए टू ए के बीच, तो होगा क्या, ये टर्म आएगा, ये टर्म आएगा, इनके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट आएंगे, दोनों का मल्टीप्लिकेशन। ओके, तो आपको किस तरह के टर्म मिलेंगे, एक साई 1 स्टार साई 1 वाला टर्म मिलेगा, उसमें दोनों एक्सपोनेंशियल्स कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव। एक टर्म बनेगा साई 2 स्टार साई 2, उसमें भी एक्सपोनेंशियल कैंसिल हो जाएंगे। लेकिन एक टर्म आपका ऐसा भी बनेगा साई 1 स्टार साई 2 और एक साई 2 स्टार साई 1, उनके एक्सपोनेंशियल कैंसिल नहीं होंगे क्योंकि उनमें एक एक्सपोनेंशियल E1 लेके आएगा, एक E2 लेके आएगा, साइन अपोजिट होंगे लेकिन E1 E2। लेकिन उसके बावजूद वो इंटीग्रल्स में से ऑर्थोनॉर्मलिटी प्रॉपर्टी के कारण जिन इंटीग्रल्स में साई 1 स्टार के साथ साई 2 या साई 2 स्टार के साथ साई 1 आएगा, वो इंटीग्रल्स वैनिश हो जाएंगे। तो इंटीग्रल जो लास्ट में सर्वाइव करेगा वो केवल साई 1 स्क्वायर का और मॉड साई 1 स्क्वायर का और मॉड साई 2 स्क्वायर के वाले सर्वाइव करेंगे। तो ये जस्ट ओके सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो इसीलिए ऑर्थोनॉर्मलिटी प्रॉपर्टी इसीलिए इंपॉर्टेंट होती है। ये अगर आप कैलकुलेशन वाइज सोचें, वो हमें केवल प्योर स्टेट्स पे कंसंट्रेट करने में मदद करती है। इन अ वेरी वेरी वाइल्ड सेंस आई कैन से समथिंग लाइक दिस। ओके, अच्छा, नेक्स्ट चीज़ है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी की। हम बार बार बात कर रहे हैं कि हाँ ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है सिस्टम की, उसका एक्सप्रेशन साई स्टार साई। ओके, nth स्टेट के लिए वेव फंक्शन साई ns है, तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी के साथ भी मैं n अटैच कर सकता हूँ। ये वो nth स्टेट की पोजीशन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है। क्या मीनिंग है, पहले कंप्यूट करते हैं। मैं एक्चुअल एक्सप्रेशन नहीं निकाल रहा हूँ, उसकी मुझे ज़रूरत नहीं है। हमने वेव फंक्शन के ग्राफ ये देख लिए ग्राउंड स्टेट में ये, और जैसे मैंने आपको बताया अगर आप इस फंक्शन का स्क्वायर करना चाह रहे हैं, ये ग्राउंड स्टेट का वेव फंक्शन है, यहाँ पे वेव फंक्शन रियल है, तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी निकालने के लिए केवल साई का एक तरह से आपको साई से मल्टीप्लाई करना है, स्टार की कोई वैल्यू नहीं है, स्क्वायर कर दो। तो अगर ऐसा कोई कर्व है तो इसका स्क्वायर वाला फंक्शन कैसा होगा, जहाँ पे फंक्शन कम है वहाँ स्क्वायर की वैल्यू भी कम होगी, जहाँ थोड़ा ज़्यादा है स्क्वायर भी ज़्यादा होगा, जहाँ और ज़्यादा है वहाँ स्क्वायर भी और ज़्यादा होगा। तो इसकी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का अगर मैं ग्राफ बनाऊँ ग्राउंड स्टेट के लिए, रो 1 मैंने लिखा है n इक्वल टू 1 के करस्पॉन्डिंग, तो उसकी जनरल शेप ऐसी होगी, एंड्स पे 0, बीच में कहीं पे भी हो सकता है ये शेप थोड़ा ऐसी रही हो और ऐसी रही हो, पर मैं उसमें हमें इंटरेस्ट नहीं है, जनरल शेप की बात कर रहे हैं, ये इस तरह का होगा। अब आप आइए फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का वेव फंक्शन ये है,
एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव, या हो सकता है आपने रिवर्स प्लॉट किया हो, यहाँ नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव, बट वेव फंक्शन की कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। सिग्निफिकेंस है उसके स्क्वायर की। इस समय मैं स्क्वायर कह रहा हूँ, साई स्टार साई को मैं स्क्वायर कह रहा हूँ। आप अगर नेगेटिव का भी स्क्वायर करेंगे, माना इसमें आप स्क्वायर करें, इस पार्ट का स्क्वायर करेंगे, ओके, फंक्शन को खुद से मल्टीप्लाई करें, तो जनरल शेप अगेन इस सेक्शन में ऐसी बनेगी, जहाँ जीरो है, जहाँ जीरो है वहाँ जीरो, और जहाँ राइज करता है राइज करते करते मैक्सिमम। लेकिन अगर आप नेगेटिव पार्ट में भी स्क्वायरिंग करें तो नेगेटिव का नेगेटिव से मल्टीप्लिकेशन अगेन पॉजिटिव, तो जो प्रॉबिलिटी है वो अगेन पॉजिटिव ही बनेगी, विच इट बेटर बी। प्रॉबिलिटी नेगेटिव का कोई मतलब नहीं होता है। तो देखिए आप साई टू स्टेट के करस्पॉन्डिंग जो प्रॉबिलिटी डेंसिटी का ग्राफ है, उसकी शेप जो है वो इट वुड बी क्वालिटेटिव, उसका बिहेवियर वुड बी समथिंग लाइक दिस। हाँ, ये इस एंड पॉइंट पे पार्टिकल के पाए जाने की प्रॉबिलिटी जीरो, एंड से जैसे जैसे थोड़ा दूर आते हैं प्रॉबिलिटी राइज करती है, फिर मैक्सिमम पे, फिर सेंटर पे प्रॉबिलिटी जीरो हो जाती है, और फिर इस पार्ट में भी वही बिहेवियर। आप ग्राउंड स्टेट और फर्स्ट स्टेट को कंपेयर कीजिए। ग्राउंड स्टेट में सेंटर पे पाए जाने की प्रॉबिलिटी सबसे ज़्यादा है, जबकि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट पे सेंटर पे पाए जाने की प्रॉबिलिटी फिर से जीरो है। थर्ड एक्साइटेड स्टेट में आप आएंगे, वहाँ पे आपको सेंटर पे प्रॉबिलिटी मैक्सिमम मिलेगी, और उसके बजाय दो और पॉइंट्स हैं जहाँ पे प्रॉबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल बिकम्स मैक्सिमम अगेन। फोर्थ स्टेट में जाएंगे, वहाँ सेंटर पे प्रॉबिलिटी फिर से जीरो होगी, एंड सो ऑन। तो ये बिहेवियर बहुत इजीली आप देख सकते हैं। रफली, अगर मैं बहुत रफली बोलूँ, इसके हर पीक को इन्वर्ट कर दो, क्योंकि स्क्वायरिंग से जनरल शेप पे कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये पीक सारे आप पॉजिटिव साइड में ले आएँ तो वो प्रॉबिलिटी का डिस्ट्रीब्यूशन है। तो ये है प्रॉबिलिटी का डिस्ट्रीब्यूशन। जब हम प्रॉबिलिटी डेंसिटी कहते हैं, माना मुझे पता है मेरे पास एक सिस्टम में पोटेंशियल वेल में पार्टिकल इस समय ग्राउंड स्टेट में है, मुझे डेफिनेटली ये पता है, तो ये जो हमारे रिजल्ट्स हैं हम उन्हें और वो कर सकते हैं क्वांटिटेटिव कितना परसेंट, बट क्वालिटेटिवली भी मैं ये कह सकता हूँ, अगर उस इलेक्ट्रॉन को आप ढूंढने की कोशिश करेंगे, ढूंढने का मेरा मतलब ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे, तो ज़्यादातर टाइम्स वो आपको यहाँ सेंटर के करीब मिलेगा, क्योंकि यहाँ उसके पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कम है, और यहाँ एंड्स के करीब -a और +a के करीब उसके पाए जाने का चांस कम होगा। उसके कोऑर्डिनेट की वैल्यू आपको -a या +a के करीब मिले, चांस कम है। ज़्यादातर आपको उसके कोऑर्डिनेट का मेजरमेंट 0 के करीब मिलेगा। इस वाली एक्साइटेड स्टेट में है सिस्टम आपका, उस सिस्टम पे आप बार बार मेजरमेंट करें तो वो सिस्टम मिल तो कहीं भी सकता है, पर ये चांस कम है कि वो एंड पॉइंट या सेंटर पे या दूसरे एंड पॉइंट पे मिलेगा। ज़्यादा चांस इस लोकेशन पे होगा। ये लोकेशन लगभग होगी +a/2 और -a/2 के करीब। उन लोकेशंस पे ज़्यादा पाए जाने का चांस है, बाकी जगह कम। सिमिलरली आप बाकियों को इंटरप्रेट कर सकते हैं। तो ये है प्रोबेबिलिटी, जो हम डेंसिटी बोलते हैं, पोजिशन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, दैट इज एक्चुअली दिस व्हाट दिस मीन्स। अब जरा इस चीज़ को हम कंपेयर करते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स के साथ, क्योंकि मैं यहाँ पे करस्पॉन्डेंस प्रिंसिपल की बात करना चाह रहा हूँ। अगर आप इमेजिन कीजिए इस सिस्टम का क्लासिकल काउंटर पार्ट क्या होगा, पार्टिकल इन एन इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल। मैंने शुरू में कहा था पिछले लेक्चर के, आप एक बॉल या कोई पार्टिकल इमेजिन कीजिए, से या बॉल, लेकिन फ्रिक्शनलेस है, वो 1 डायमेंशन में मूव कर सकती है, ओके। और -a और प्लस पे आपने रिजिड वॉल्स लगा रखी हैं, रिजिड रिफ्लेक्टिंग वॉल्स। वो पार्टिकल इनको भेद के यहाँ थर्ड और फर्स्ट रीजन जिन्हें हम कह रहे थे वहाँ नहीं जा सकता है। तो होगा क्या, क्लासिकली अगर आपके पास कोई ऐसी बॉल है, माना यहाँ से आपने v वेलोसिटी से फेंका, ये जाएगी ये जाएगी ये जाएगी, वेलोसिटी v रहेगी, दीवार से टकराएगी, मोमेंटम रिवर्स होगा, ओके, परफेक्टली रिजिड वॉल है, v वेलोसिटी की डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी, और फिर v वेलोसिटी से इधर को आएगी और फिर यहाँ टकराएगी। तो लगातार वो एक ही वेलोसिटी से ऐसे मूव करती रहेगी। क्लासिकली अगर इस तरह का एक पोटेंशियल वेल जैसा सिस्टम हो तो उसमें पार्टिकल का मोशन ऐसा होगा। लेकिन हम यहाँ पे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी की बात कर रहे हैं। अगेन वो फ्री वाला कोई बॉल है इस तरह से, उसको भी आप लोकेट करना चाहें वो कहाँ पे है, तो वो हो सकता है कभी आपको यहाँ पे मिले, कभी यहाँ पे मिले, कभी यहाँ पे मिले, कभी यहाँ पे मिले। लेकिन इस समय उस बॉल की वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट, दोनों डायरेक्शंस में, फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन में वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। तो इसलिए उसका किसी भी रीजन में पाए जाने का चांस बराबर है। वो औसत जितना समय किसी इस रीजन में बिताती है उतना ही लगभग इस रीजन में। इसको आप इस तरह समझ सकते हैं, माना बॉल की वेलोसिटी ऐसी होती कि बीच में बहुत फास्ट होती और एंड्स के करीब स्लो होती, जैसे पेंडुलम जैसे मोशन में होता है। लेकिन यहाँ पे आप जस्ट इमेजिन कीजिए, बीच में माना बॉल बहुत फास्टली निकलती है और एंड पॉइंट्स के करीब स्लो हो जाती है, तो वो अपना ज़्यादातर टाइम कहाँ व्यतीत करती है, यहाँ पे तो वो बहुत तेज़ी से भाग जाती है दोनों डायरेक्शन में, तो यहाँ तो वो बहुत कम टाइम व्यतीत करती है। तो यहाँ मिलने का चांस भी कम है। आप एक्सपेरिमेंट करें उसी सिस्टम पे बार 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 बार, तो कभी कभी तो यहाँ मिलेगी, पर ज़्यादातर टाइम वो यहाँ बिताएगी, क्योंकि यहाँ वो सुस्त चाल से चलती है। इफ़ आई कैन से दैट, सुस्त चाल से चल रही है तो ज़्यादातर समय यहाँ
तो एक्सपेरिमेंट में भी तो ज़्यादातर यहाँ पाई जाएगी। तो प्रोबेबिलिटी का तब डिस्ट्रीब्यूशन कर्व कुछ ऐसा होता, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी में पीक होती, अगर ऐसे सिचुएशन होती कि सेंटर में फास्ट और यहाँ स्लो होती, तो प्रोबेबिलिटी का कर्व शायद कुछ ऐसा होता, एंड्स के करीब प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है पाए जाने की, सेंटर पे कम है। लेकिन ऐसा नहीं है, ये बॉल जो इस तरह का अगर ये फ्री पार्टिकल है बीच में, तो उसकी वेलोसिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट। तो वो लगभग जितनी प्रोबेबिलिटी यहाँ पे है उतनी यहाँ पे, उतनी यहाँ पे, उतनी यहाँ पे, उतनी एंड पॉइंट पे, तो सब जगह उसके पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है, बराबर। तो प्रोबेबिलिटी का अगर मैं कर्व बनाऊँ इस सिस्टम के लिए, ये लाइन है सिंपली, ये 0 से ऊपर कोई वैल्यू, वो जो वैल्यू है मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं है, सम कांस्टेंट वैल्यू पे, तो प्रोबेबिलिटी का जो कर्व है वो होगा ए लाइन पैरेलल टू दी एक्स एक्सिस। ये जितनी प्रोबेबिलिटी यहाँ है उतनी यहाँ, उतनी सेंटर पे, उतनी यहाँ, उतनी यहाँ, उतनी x = +a के करीब। क्लासिकली ये है। अब आइडिया ये है, करस्पॉन्डेंस प्रिंसिपल क्या कहता है, एग्जैक्ट स्टेटमेंट आप देख लेना, इट गोज समथिंग लाइक इन द लिमिट ऑफ लार्ज क्वांटम नंबर्स द रिजल्ट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स मस्ट रिड्यूस टू दोज ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स, समथिंग लाइक दैट। आप इसे इस तरह सोचिए, 1900 से पहले जब क्वांटम मैकेनिक्स का डेवलपमेंट नहीं हुआ था, क्लासिकल मैकेनिक्स तो यूज़ हो ही रही थी, और अभी भी जो लार्ज सिस्टम्स होते हैं, क्वांटम सिस्टम्स जो नहीं हैं, उनमें तो क्लासिकल मैकेनिक्स यूज़ होती है। बट यू मस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, आवर वर्ल्ड इज़ इनहेरेंटली क्वांटम। हमारा जो जगत है, ब्रह्मांड है, विश्व है, ये मूल रूप से क्वांटम प्रिंसिपल से गवर्न होता है, क्वांटम है हमारा वर्ल्ड। लेकिन क्लासिकल मैकेनिक्स फिर बड़ी ऑब्जेक्ट्स के लिए इतना अच्छा काम क्यों करती है? तो आइडिया ये है, जब सिस्टम का साइज बड़ा हो जाता है, ओके, साइज को थोड़ा और मैं वो करूँगा क्लैरिफाई, पर रफली जब सिस्टम का साइज बड़ा हो जाता है, तो फिर चाहे आप आंसर क्वांटम मैकेनिक्स से निकालें या क्लासिकल से, दोनों मैच करते हैं। अब सिस्टम का साइज लार्ज करने का मतलब क्या है, मैं यहाँ पे 2 पॉइंट्स क्लियर करना चाहूँगा। पहला, हम कई बार कहते हैं जब सिस्टम छोटे होते हैं तो हमें क्वांटम मैकेनिक्स अप्लाई करनी पड़ती है। छोटे का प्रॉपर स्टेटमेंट जो है वो ये होना चाहिए, जब सिस्टम का जो एक्शन है वो h के कंपेरेबल हो जाए, प्लैंक कांस्टेंट के। ओके, एक्शन आपको थोड़ा देखना पड़ेगा, बट एक्चुअल स्टेटमेंट ये है, छोटे बड़े से उतना सेंस नहीं है, सिस्टम का जो एक्शन है वो h के ऑर्डर का हो, तो फिर आपको क्वांटम मैकेनिक्स ही अप्लाई करनी पड़ेगी उस सिस्टम में। लेकिन अगर सिस्टम लार्ज है, लार्ज से अगेन हमारा मतलब ये है उसका एक्शन h से कई गुना ज़्यादा है, तो फिर आप क्वांटम मैकेनिक्स से रिजल्ट निकालो या क्लासिकल से, दोनों क्या करेंगे, मैच। तो करस्पॉन्डेंस प्रिंसिपल इसी चीज़ को इस तरह से कहता है, इन द लिमिट ऑफ लार्ज क्वांटम नंबर्स। माना इस सिस्टम में हमारे पास एक ही क्वांटम नंबर है, तो उस सेंस में सोचें, अगर n को हम धीरे धीरे लार्ज ले जाएं, फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, 1000th लेवल, 10⁵ लेवल एंड सो ऑन, यहाँ इन्फाइनाइट नंबर ऑफ लेवल्स हैं, तो लार्ज क्वांटम नंबर के लिए जो क्लासिकल मैकेनिक्स का आंसर है वो क्वांटम का आंसर क्लासिकल वाले से मैच करेगा। इस एग्जाम्पल में पहले देखें, प्रोबेबिलिटी कर्व ग्राउंड स्टेट के लिए उसमें एक पीक है, अगर आप लूप के टर्म में सोचें, एक लूप, अगली स्टेट में 2 लूप, अगली स्टेट में 3 लूप, अगली स्टेट में 4 लूप, 5th स्टेट में 5 लूप, तो 1000वीं स्टेट में 1000 लूप्स होंगे। अगर मैं 1000 लूप्स को ड्रॉ करूंगा तो कुछ इस तरह की शेप बनेगी, प्लीज़ चेक, ये समथिंग लाइक दिस, ये विगल शेप्ड प्रोबेबिलिटी का कर्व ऐसा बन रहा है, ये ऑलमोस्ट एक स्ट्रेट लाइन उसी रीजन पे थोड़ा सी फ्लक्चुएट कर रही है, वैसे तो वो नीचे तक आएगी, बट उसको अगर हम ओमिट कर दें, केवल उनके टॉप्स को देखें, तो वो टॉप आपको स्ट्रेट लाइन जैसे लगेंगे, और आप क्वांटम नंबर को और लार्ज करें तो वो, तो मतलब सब जगह उसके पाए जाने की प्रोबेबिलिटी, इस स्टेट में इस पॉइंट पे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है, बाकी जगह कम, अगली स्टेट में 2 पॉइंट्स पे पाए जाने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, अगली स्टेट में 3 पॉइंट्स पे, अगली में 4, 5, 6, तो 10⁶ स्टेट में तो उतने पॉइंट्स होंगे, तो उतने पॉइंट्स मतलब उतनी पीक्स पूरे रीजन में कवर करें, तो ऑलमोस्ट सारे रीजन में प्रोबेबिलिटी क्या है, सम यूनिफॉर्म प्रोबेबिलिटी है ऑफ बीइंग फाउंड। तो ये करस्पॉन्डेंस प्रिंसिपल भी देख सकते हैं आप एट वर्क इन दिस सिस्टम। मैं करस्पॉन्डेंस प्रिंसिपल यहाँ पे आया, थोड़ा एक और एग्जाम्पल दूंगा। हाइड्रोजन एटम में क्या होता है, इवन आप बोर मॉडल में कैलकुलेट करें, जो फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन होती है, जो इलेक्ट्रॉन जब अपर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जंप करता है, तो वो इन 2 लेवल्स के एनर्जी डिफरेंस के बराबर होती है, E2 - E1 टाइप की चीज़ आप करते हैं, h न्यू, बोर पोस्टुलेट में आपने किया होगा। ओके, ये क्वांटम थ्योरी के हिसाब से है कि जो रेडिएशन निकलेगा उसकी फ्रीक्वेंसी इतनी होगी, और लैब में ये टेस्ट भी होता है, लाइमन बामर लाइन्स वगैरह वगैरह। लेकिन अगर हम क्वांटम सिस्टम भूल जाएं, क्लासिकली अगर हम सोचें, एक चार्ज पार्टिकल दूसरे किसी सेंटर के अबाउट घूम रहा है, तो क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनेमिक थ्योरी ये कहती है कि उसको रेडिएशन तो इमिट करना चाहिए, पर तब वो रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी जो है, माना मैं उसे न्यू डैश लिखूं, वो न्यू डैश होना चाहिए खुद उसकी जो ऑर्बिटल फ्रीक्वेंसी है,
उसके बराबर होना चाहिए। माना वो ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी से घूम रहा है तो अपार्ट फ्रॉम फैक्टर्स ऑफ 2 पाई उसकी फ्रीक्वेंसी जो है इससे गवर्न होगी। रेडिएशन इमिट करेगा क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के हिसाब से एक्सेलरेटेड चार्ज इमिट करेगा, पर तब उस समय रेडिएशन जो इमिशन है वो E2 माइनस E1 टाइप का कोई कंसेप्ट नहीं है, वो फ्रीक्वेंसी होगी अच्छा वो जितनी तेजी से चक्कर लगा रहा है। ये क्लासिकल सिस्टम, क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। क्वांटम का रिजल्ट ये कहता है। लेकिन अब आप हाइड्रोजन एटम को सोचें और उसका ग्राउंड स्टेट का इनर मोस्ट ऑर्बिट लगभग आधे एंगस्ट्रॉम का होता है, 0.5 एंगस्ट्रॉम। अगला वाला फिर n² A0 से ऑर्बिट्स का साइज बढ़ता है, अगला वाला भी एंगस्ट्रॉम के ऑर्डर का, अगला वाला भी। पर अगर आप हाइड्रोजन एटम में सोचें, मैं 10,000वें ऑर्बिट की बात कर रहा हूँ। अब 10,000वें ऑर्बिट का अगर आप रेडियस निकालेंगे 10⁴ का स्क्वायर टाइम्स हाफ एंगस्ट्रॉम, ये साइज इतना छोटा नहीं है कि आप इसे क्लासिकली ट्रीट ना कर सकें। तो इन द लिमिट ऑफ लार्ज क्वांटम नंबर, तो फिर करस्पॉन्डेंस प्रिंसिपल कह रहा है तब चाहे हम आंसर यहाँ से निकालें या यहाँ से, दोनों क्या करने चाहिए, मैच। और इनफैक्ट आप छोटी कैलकुलेशन करके ये शो कर सकते हैं ये दोनों आंसर्स मैच करते हैं। लेकिन अंदर के ऑर्बिट्स के लिए नहीं, थर्ड ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में या 7th से 5th में या 7th से 1st में, व्हेन द क्वांटम नंबर्स बिकम वेरी वेरी लार्ज। तो इन द लिमिट ऑफ लार्ज क्वांटम नंबर्स 10,000 में से उससे जस्ट अंदर वाले ऑर्बिट में जब इलेक्ट्रॉन जंप करेगा तो वो एनर्जी लूज करते करते क्लासिकल सेंस में स्पाइरल होते हुए एनर्जी लूज कर रहा है, समथिंग लाइक दैट। बट दिस इज द करस्पॉन्डेंस प्रिंसिपल एट वर्क इन दी हाइड्रोजन एटम एज वेल। यू मस्ट डू ऑल दीज कैलकुलेशंस, ठीक है, क्योंकि ये हाइड्रोजन एटम ऐसा नहीं आप सोचें क्वांटम में सॉल्व करेंगे तब देखेंगे। बोर मॉडल में आप जितना सॉल्यूशन कर चुके हैं उसका, उससे भी ये करस्पॉन्डेंस प्रिंसिपल वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। ओके, होल्ड्स। ओके, तो ये इस चीज़ को मैं इस तरह से भी दिखा सकता हूँ, मैंने ऐसे दिखाने की कोशिश की थी कि अच्छा माना हम किसी हायर लेवल पे हैं, पहला दूसरा तीसरा चौथा 8वां 10वां कोई हायर लेवल है, तो ये डार्क को आप सोचिए यहाँ उस पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पे पीक होगी कर्व की, और फिर उसके बाद एक जीरो आता है तो प्रोबेबिलिटी कम है, फिर हाई फिर लो फिर हाई फिर लो। लेकिन अगर आप नंबर ऑफ पीक्स यहाँ बढ़ा दें, हायर लेवल पे चले जाएं, तो ऑलमोस्ट ये आपको एक कंटिन्यूस ग्राफ जैसा दिखेगा, सब जगह लगभग एक जैसी प्रोबेबिलिटी है। सो दिस इज द करस्पॉन्डेंस प्रिंसिपल एट वर्क। अनदर थिंग, अच्छा अब मैं यहाँ पे थोड़ा सी डिस्कशन अलग से ग्राउंड स्टेट का करना चाहूँगा हाइड्रोजन एटम में, इसमें पोटेंशियल वेल में ग्राउंड स्टेट का। ग्राउंड स्टेट E1 होती है और जो हमारा जनरल फार्मूला है उसमें हम n की जगह 1 रख दें तो ये ग्राउंड स्टेट का नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन ये लिखा हुआ है √2π/L cos πx/L। मैं यहाँ पे एक्चुअली अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को चेक करना चाहता हूँ। ओके, मैं एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं करूँगा, मैं कुछ आर्ग्यूमेंट दे के रफली चीज़ों को कैलकुलेट कर लूँगा, ठीक है। आगे मैं थोड़ा बाद में एक्सप्लेन करूँगा इस लेक्चर में एक्चुअली ये अनसर्टेनिटी जो आप del x और del p कहते हैं इसका मीनिंग क्या होता है। बट अभी उसको कैलकुलेट करने के लिए मैं सीधे आपको एक वो दे रहा हूँ, उसका फॉर्मूला दूंगा। पहले हम एक्सपेक्टेशन ऑफ x की बात करें। किसी भी ऑपरेटर की एक्सपेक्टेशन क्या होती है, साई स्टार और साई के बीच उसे स्क्वीज करो और ऑपरेटर बीच में रख दो। ये कैलकुलेशन मैं आप ग्राउंड स्टेट के लिए कर रहा हूँ। ओके, तो ग्राउंड स्टेट का वेव फंक्शन रखेंगे x ऑपरेटर। अब आप इसे मैथमेटिकली इवेलुएट कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पे ग्राफिकली ये आर्ग्यू कर रहा हूँ। इस पार्टिकल की एवरेज पोजीशन 0 होगी। किसी भी स्टेट को आप देख लें, ये इस लाइन के अबाउट x = 0 लाइन के अबाउट सिमेट्रिक है, तो उसके कारण क्या है, लगभग जितना चांस उसका इसके लेफ्ट में पाए जाने का है x = 0 लाइन के, लगभग उतना ही चांस उसके राइट में पाए जाने का है। तो फिर अगर आप एवरेज निकालेंगे पोजीशंस का, बार बार मेजरमेंट किया एवरेज निकाला, तो वो एवरेज कितना बनेगा, 0। मैंने इस फिगर से या ग्राफ से मैंने ये इंटरप्रेट कर लिया, एवरेज वैल्यू ऑफ पोजीशन इज 0, एक्सपेक्टेशन वैल्यू। ऐसे ही मोमेंटम की एक्सपेक्टेशन मतलब मोमेंटम की एवरेज वैल्यू, तो मोमेंटम की एवरेज वैल्यू अगेन इसको आप कुछ इस तरह से कर सकते हैं और इसे करना थोड़ा आसान है, मोमेंटम की वो आप निकाल सकते हैं, बट मैं अगेन ऐसे नहीं कर रहा हूँ। फिर से मैं वही आर्ग्यूमेंट कर रहा हूँ, मैं इसको क्लासिकल वाले मोशन से कंपेयर कर रहा हूँ। ये बॉल इधर को जा रही है कांस्टेंट मोमेंटम से और टकरा के आई फिर कांस्टेंट मोमेंटम से वापस, तो मोमेंटम डायरेक्शन चेंज कर रहा है। तो लॉन्ग टाइम तक या बार बार मेजरमेंट्स करते हुए अगर आप उसका मोमेंटम नापेंगे तो आपको जब इधर की तरफ मोशन होगा मोमेंटम +p मिलेगा, इधर की तरफ -p, तो ऑन एवरेज जो मोमेंटम की एवरेज वैल्यू मिलेगी वो 0। ये मैंने मैथमेटिकली नहीं निकाला है, बट मैंने जस्ट आर्ग्यू किया है। आप मैथमेटिकली निकालेंगे यही आंसर्स आएंगे, बट डेल्टा एक्स और डेल्टा पी नहीं, एक्सपेक्टेशन ऑफ x और एक्सपेक्टेशन ऑफ p ग्राउंड स्टेट में कितनी है, 0। ओके, इनफैक्ट आप हायर स्टेट्स के लिए भी इस आर्ग्यूमेंट को एक्सटेंड करने की कोशिश कीजिए। ओके, अच्छा अब जिस चीज़ को आप अनसर्टेनिटी कहते हैं वो होता क्या है।
माना ए कोई ऑपरेटर, आप एक्स या पी ना सोचें, किसी भी क्वांटिटी के लिए आप अनसर्टेनिटी को डिफाइन कर सकते हैं। तो पहले मैं अनसर्टेनिटी के स्क्वायर को डिफाइन करूंगा, किसी क्वांटिटी की अनसर्टेनिटी के स्क्वायर किसी पर्टिकुलर स्टेट साई में, अलग अलग स्टेट्स में अनसर्टेनिटी की वैल्यू अलग अलग हो सकती है। तो ए कोई ऑपरेटर है तो उसकी अनसर्टेनिटी को हम डेल्टा ए से दिखाएंगे, जिसे आप कहते हैं डेल्टा एक्स डेल्टा पी की तरह। लेकिन पहले मैं अनसर्टेनिटी का स्क्वायर डिफाइन कर रहा हूं, अनसर्टेनिटी के लिए इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। वो कितनी होती है, आप ए ऑपरेटर से एक ए स्क्वायर ऑपरेटर बना सकते हैं। तो ए स्क्वायर ऑपरेटर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू जो है उस स्टेट में, उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो ए की एक्सपेक्टेशन का स्क्वायर। ये दोनों चीज़ अलग अलग हैं। ये ए स्क्वायर ऑपरेटर की एवरेज वैल्यू है, एक्सपेक्टेशन मतलब एवरेज वैल्यू, और ये है ए ऑपरेटर की पहले एक्सपेक्टेशन निकाली और फिर उसका स्क्वायर किया। ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ओके, इंटीग्रल्स की फॉर्म में भी आपको आगे एक्सप्रेशन दिख जाएंगे, बट ये डेफिनेशन है, मैं आगे इसे जस्टिफाई करने की कोशिश करूंगा। पर अभी मैं सीधे इससे कैलकुलेट करता हूं कि अगर ये डेफिनेशन होती है, जिसको हम अनसर्टेनिटी कहते हैं, उसका स्क्वायर निकालने के लिए इस फॉर्मूले का इस्तेमाल होता है। तो डेल एक्स स्क्वायर कैसे निकालेंगे, जी फॉर ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड वाली स्टेट में निकाल रहे हैं। तो अब मैंने अभी शो किया एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स जीरो होती है, मैंने एक आर्ग्यूमेंट दिया, और ऐसे ही एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पी कितनी होती है, जीरो। तो अगर आप डेल्टा एक्स और डेल्टा पी निकाल रहे हैं इस एक्सप्रेशन से, तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स भी जीरो और एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पी भी जीरो। तो ये दोनों टर्म, सेकंड टर्म इन दोनों एक्सप्रेशन में खत्म हो जाएंगे। तो आपको जो चीज़ इवेल्युएट करनी है केवल एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर और एक्सपेक्टेशन ऑफ पी स्क्वायर। अब एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अगर आप कैलकुलेट करें, ओके, आप इंटीग्रल से कर सकते हैं, लेकिन मैं अगेन यहाँ पे एस्टिमेट कर रहा हूँ। ये एस्टिमेशन मैंने पीछे भी किया था। पार्टिकल किसी भी स्टेट में हो है तो इन दो पॉइंट्स के बीच ही, माइनस ए से प्लस ए के बीच, तो पोजीशन की अनसर्टेनिटी किस ऑर्डर की है, एल ऑर्डर की, एल बराबर 2a, यहाँ इसी रीजन में तो कहीं है। तो मैंने एस्टिमेट कर दिया एक, ओके, डेल्टा एक्स इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ एल, समथिंग लाइक एल। लेकिन ये वाला इंटीग्रल आप बड़े आराम से इवेल्युएट कर सकते हैं। यहाँ पे आराम क्यों हो रहा है आपके लिए, आप इस चीज़ को जरा समझिए। पी स्क्वायर ऑपरेटर, पी का ऑपरेटर होता है माइनस आइटा एच क्रॉस डेल बाई डेल एक्स। एक तरफ साई स्टार लिखा, वो साई है, दूसरी तरफ साई। इस ऑपरेटर को आपने इस फंक्शन पे, ग्राउंड स्टेट के वेव फंक्शन पे ऑपरेट करना है और फिर ये इंटीग्रल कर देना है। अगर बीच में ऑपरेटर नहीं होता तो ये केवल साई स्टार साई का इंटीग्रल होता है, जो कि नॉर्मलाइजेशन के कारण 1 हम पहले ही बना चुके हैं। लेकिन अब पहले ये ऑपरेटर रिस्पेक्ट करेगा। अब डेल बाई डेल एक्स अगर आप कॉस का लें, कॉस पाई एक्स ओवर एल का पार्शियल डिफरेंशिएशन करें एक्स के रेस्पेक्ट में, तो आपको क्या मिलेगा, पाई बाई एल का फैक्टर एक्स्ट्रा, और दो बार डिफरेंशिएट करेंगे तो पाई स्क्वायर बाई एल स्क्वायर, और कॉस फंक्शन फिर से आपका कॉस फंक्शन बन जाएगा। तो वो सारी चीज़ें आप करें तो फिर से आपको कॉस का इंटीग्रल कॉस के साथ, सेम का इंटीग्रल सेम के साथ, नॉर्मलाइजेशन कंडीशन से 1 होता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप बाकी कांस्टेंट्स को बाहर निकालें। बाकी कांस्टेंट्स क्या क्या हैं, एक एच क्रॉस 2 बार आएगा, डेल बाई डेल एक्स में 2 बार है तो एच क्रॉस स्क्वायर आएगा, पाई बाई एल एक डिफरेंशिएशन में बाहर, पाई बाई एल दूसरे में बाहर। ये तो अगर आप इसे इवेल्युएट करें तो ये बना एच क्रॉस स्क्वायर पाई स्क्वायर बाई एल स्क्वायर। ये है डेल्टा पी स्क्वायर की वैल्यू, अनसर्टेनिटी के स्क्वायर की वैल्यू। तो अनसर्टेनिटी हो जाएगी इसका स्क्वायर रूट एच क्रॉस पाई बाई एल। तो डेल्टा एक्स तो मैंने एस्टिमेट करके निकाल दिया, पर डेल्टा पी जो है वो मैंने कैलकुलेट करके निकाला है ग्राउंड स्टेट के लिए, वो कितना है, एच क्रॉस पाई बाई एल। इनफैक्ट मैं यहाँ पे आपको सजेस्ट करूँगा इस वाले इंटीग्रल को तो आप आराम से कर ही सकते हैं। मोमेंटम ऑपरेटर जिस तरह से ऑपरेट होता है, केवल डिफरेंशिएशन करता है, तो आप वो और उसके बाद ऑर्थोनॉर्मलिटी यूज़ करके बहुत इजीली शो कर सकते हैं, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ मोमेंटम 0 बनेगी। ओके, बट फॉर द टाइम बीइंग ग्राउंड स्टेट के लिए ये मैंने एस्टिमेट करके निकाल दिया और ये मैंने कैलकुलेट करके निकाल दिया। अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम मेरे पास हैं, तो ज़रा इनको मल्टीप्लाई करो, एल इंटू एच क्रॉस पाई अपॉन एल, तो एल से एल कैंसल्स एंड दिस आई हैव शोन ओवर हियर, ये हो गए कैंसिल, एच क्रॉस पाई और एच, ये खुद एच अपॉन 2 पाई होता है, तो आपको जो ये मिल रहा है एच अपॉन 2, एच अपॉन 2। मैं एग्जैक्ट आंसर पे कंसंट्रेट वैसे भी नहीं कर रहा था, मैं जस्ट ये शो करना चाह रहा था पोजीशन और मोमेंटम की अनसर्टेनिटीज़ का प्रोडक्ट ग्राउंड स्टेट में एच के ऑर्डर का है। अभी के लिए मेरा यही वन था, तो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ऑल्सो एट वर्क हियर। ओके, सो ये कुछ चीज़ें थी जो मैं यहाँ पे शो करना चाहता था। अब जस्ट 3 पॉइंट्स हैं जिनको मैं केवल मेंशन करना चाहूँगा, जस्ट आप सुन लीजिए। इसमें डायरेक्टली आपके लिए ऐसा रेलिवेंट नहीं है, बट आपको समझने में मदद करेगा ये किस तरह से क्वांटम के आइडियाज़ और जगह अप्लाई होते हैं। नैनो पार्टिकल्स आपने सुना होगा, वेरी वेरी स्मॉल साइज पार्टिकल्स।
नैनो पार्टिकल्स का जो लेकिन एक प्रॉपर्टी होती है, उनका कलर जो है उनके साइज पे डिपेंड करता है। इसको हम इस तरह से कहते हैं, गोल्ड है, नॉर्मली गोल्ड के कलर ही को हम गोल्डन कहते हैं, येलोइश आप कह लें नॉर्मल बल्क में जब गोल्ड होता है। लेकिन गोल्ड को जब आप उसके छोटे वो बनाते हैं, उसकी डस्ट बनाते हैं, तो उसका जो कलर आपको दिखेगा वो उस ग्रेन के साइज पे डिपेंड करता है, डस्ट के साइज पे डिपेंड करता है। अब मुझे एक्चुअल कलर नहीं पता, एक्चुअल अलग अलग साइज पे क्या कलर होता है, बट से किसी एक साइज पे वो रेड दिखता है, और फिर हमने और बारीक किया तो वो ग्रीन दिखता है या वटेवर, तो अलग अलग साइजेस पे वो हमें अलग अलग कलर का दिखता है। तो उस चीज़ को थोड़ा सी यहाँ से हम हिंट समझ सकते हैं, ऐसा क्यों होता है कि वो जो कलर है वो अलग अलग। कलर क्या होता है किसी ऑब्जेक्ट का? रेडिएशन उससे आने वाला। ओके, तो अब आप लोग सोचें, एक बहुत छोटा पार्टिकल है, अब उसके अंदर कोई इलेक्ट्रॉन है, तो वो इलेक्ट्रॉन उस पार्टिकल को छोड़ के नहीं जा सकता है, उस पार्टिकल के अंदर वो फ्रीली रोम कर सकता है, लेकिन उस पार्टिकल को छोड़ के नहीं। अब मैं पार्टिकल को खुद बड़ा दिखा रहा हूँ, दिस इज वेरी वेरी क्वालिटेटिव, इसको बिल्कुल आप उसकी तरह ना लें, बट जस्ट फॉर इंटरेस्ट। माना ये पार्टिकल है और इस पार्टिकल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन भी है। अब ये इलेक्ट्रॉन इस पार्टिकल के अंदर तो कहीं भी घूम सकता है, लेकिन इस पार्टिकल को छोड़ के बाहर नहीं जा सकता है। तो ये एक तरह का पोटेंशियल वेल ही है। ये 3 डायमेंशन में है, बट मोर और लेस दिस इज अ पोटेंशियल वेल। अंदर वो पूरी तरह फ्री है रोम करने के लिए, ऑलमोस्ट फ्री, और बाहर वो आ नहीं सकता, बाहर एग्जिस्टेंस नहीं कर सकता, बाहर वेव फंक्शन जीरो है, उसके लिए प्रोबेबिलिटी जीरो है। तो ये पोटेंशियल वेल जैसा है। तो पोटेंशियल वेल में 1 डायमेंशन में हमने देखा जो एनर्जी लेवल्स हैं वो इस एप्सिलॉन क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहे थे। एप्सिलॉन था पाई स्क्वायर h क्रॉस वाई स्क्वायर बाई 2m l स्क्वायर। यहाँ मैंने आंसर 2a के बजाय l के टर्म में लिखा है, वेल की जो हमारी विड्थ है। और एनर्जी लेवल्स होते हैं 1 स्क्वायर एप्सिलॉन, 2 स्क्वायर एप्सिलॉन, 3 स्क्वायर एप्सिलॉन, ये। ओके, अच्छा, माना ओरिजिनल सिस्टम मेरा ऐसा है, ओरिजिनल मतलब मैंने कोई ग्रेन साइज बनाया, तो उस सिस्टम के एनर्जी लेवल्स ऐसे हैं। तो उस सिस्टम में जो आपको रेडिएशन मिलेगा, जैसे हाइड्रोजन में लाइमन बार्मर लाइंस मिलती हैं, इलेक्ट्रॉन अगर हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में आया, तो इस एनर्जी के बराबर का उस कलर का फोटोन आपको मिला। लेकिन माना आपने सिस्टम का साइज ही चेंज कर दिया। साइज चेंज करने को 1 डायमेंशनल केस में आप लेंथ समझिए, 3 डायमेंशन में सारी डायमेंशन हो सकती हैं, बट आप 1 डायमेंशन में सोचिए। अगर हमने डायमेंशन सिस्टम की चेंज की, जो वेल है उसका साइज ही चेंज कर दिया। वेल में आप एक ही चीज़ चेंज कर सकते हैं, इनफाइनाइट वेल में उसकी विड्थ, आपने विड्थ चेंज कर दी, पार्टिकल वही है, तो एप्सिलॉन की वैल्यू पे फर्क पड़ेगा। तो एप्सिलॉन की वैल्यू चेंज होने से क्या होगा, ये एनर्जी लेवल्स क्या हो गए, इनका सेपरेशन जो है या तो घट गया या बढ़ गया, वट एवर इट हैपन्स डिपेंडिंग ऑन हाउ यू चेंज इट, बट अब ये सेपरेशन उतना नहीं है। तो अब फिर से अगर वही इलेक्ट्रॉन, माना ग्राउंड और फर्स्ट लेवल्स थे, अब ग्राउंड लेवल माना वहीं रहा, लेकिन फर्स्ट वाला शिफ्ट हो गया, इसके कारण। इसके कारण से मेरा मतलब क्या है, सिस्टम की डायमेंशन चेंज हुई, आपने डस्ट को और बारीक किया, सिस्टम की डायमेंशन चेंज हुई, एनर्जी लेवल्स पे फ़र्क पड़ा, एनर्जी लेवल्स पे फ़र्क पड़ा तो उनके डिफरेंस पे भी फ़र्क पड़ेगा, डिफरेंस पे फ़र्क पड़ेगा तो जो फोटोन इमिट होगा उसकी फ्रीक्वेंसी पे फ़र्क पड़ेगा, कलर पे फ़र्क पड़ेगा। दिस इज अ वेरी वेरी रफ आर्गूमेंट। साइज चेंजेस दिस द फैक्टर एप्सिलॉन, एप्सिलॉन से एनर्जी लेवल्स पे फ़र्क पड़ा, एनर्जी लेवल्स पे फ़र्क पड़ेगा तो फ्रीक्वेंसी जो उनके बीच के ट्रांसमिशन की है, ट्रांजिशन की है, उस पर फ़र्क पड़ेगा, कलर। सो दिस इज अ वेरी वेरी दिस। आप थोड़ा सी इसको जनरल रीडिंग भी करना चाहें तो क्वांटम डॉट्स और ये चीज़ें आप थोड़ा सी पढ़ सकते हैं। ओके, अच्छा, दूसरी चीज़, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में एक कंसेप्ट आता है, ये तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, डी क्यू इक्वल टू डी यू प्लस टी डब्ल्यू। ओके, और इस इक्वेशन को आप ट्रांसफर करके लिख दे तो डी यू इक्वल टू डी डब्ल्यू माइनस डी क्यू। माइनस प्लस साइन कन्वेंशन है, बट मोर और लेस ये वाला साइन कन्वेंशन ज़्यादा अच्छा इस्टेब्लिश्ड है। बेसिकली यू इंटरनल एनर्जी, और लेट मी से सिंपली एनर्जी, सिस्टम की एनर्जी। तो सिस्टम की एनर्जी को चेंज करने के 2 तरीके होते हैं, या तो आप उस पर वर्क कीजिए सिस्टम पे, या सिस्टम में आप हीट पंप कीजिए। ओके, माइनस प्लस साइन अगेन कन्वेंशन है, हीट जा रही है आ रही है, बट लेट मी वेरी सिंपली से एनर्जी कंटेंट चेंज करने का 2 तरीके हैं, वर्क से या हीट से। लेकिन वर्क और हीट में डिफरेंस क्या होता है, हीट एनर्जी में डिफरेंस क्या होता है, उसको अगेन आप ऐसे समझ सकते हैं। माना एक सिस्टम है जिसमें 2 एनर्जी लेवल्स हैं, अब उस सिस्टम में कुल मिला के 5 पार्टिकल्स हैं। मैं ये नहीं कह रहा एक ही वेल में 5 पार्टिकल्स हैं, वो अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन ओवरऑल उस सिस्टम के इस तरह से वो 5 पार्टिकल्स डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। उनमें से 2 पार्टिकल्स तो E1 वाले एनर्जी लेवल की एनर्जी है उनकी, और 3 पार्टिकल्स की एनर्जी माना E2 वाली है। ओके, तो इस सिस्टम की कुछ एनर्जी होगा, आप कंप्यूट कर सकते हैं, 2 टाइम्स E1 प्लस 3 टाइम्स E2। लेकिन अगर हम इस सिस्टम पे वर्क की बात करें, वर्क अगेन आप वर्क का सबसे बेसिक एग्जांपल थर्मोडायनामिक्स में लेते हैं, पिस्टन को हमने एक्सपैंड किया या कॉन्ट्रैक्ट किया, तो बेसिकली आप सिस्टम की डायमेंशंस चेंज कर रहे हैं। डायमेंशन चेंज का मतलब एनर्जी लेवल्स का चेंज, एनर्जी लेवल्स शिफ्ट होंगे। तो से ये एनर्जी लेवल्स इस तरह से शिफ्ट हो गए,
ये वाला यहीं रहा, अगेन मैं एज्यूम कर रहा हूँ, लेकिन ये वाला एनर्जी लेवल यहाँ शिफ्ट हो गया। कौन सा वाला एनर्जी लेवल? जिसमें 3 पार्टिकल्स जिस एनर्जी लेवल पे हैं। तो E1 वहीं रहा, लेकिन E2 जो है वो E2 डैश में कन्वर्ट हो गया, जहाँ E2 डैश E2 से ज़्यादा है। तो अब अगर आप ऐसे भी देखें इस फिगर में भी, इस सिस्टम का कुछ एनर्जी कंटेंट है और इस सिस्टम का कुछ एनर्जी कंटेंट है, ये एनर्जी कंटेंट इससे डिफरेंट है। इस फिगर में ज़्यादा है, पर मेन पॉइंट है डिफरेंट है, क्योंकि एनर्जी लेवल्स क्या हो चुके हैं? शिफ्ट। ओके तो वर्क ये करता है, वर्क आप अगर हम क्वांटम लेवल पे डिफाइन करना चाहें वर्क और उसका डिफरेंस, तो दिस इज वन इंटरेस्टिंग वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स। वर्क एक्चुअली ये करता है। अच्छा, हीट के कारण भी एनर्जी इंक्रीज करती है, तो हीट के कारण कैसे एनर्जी इंक्रीज करती है? आप देख रहे हैं इस फिगर में, इस नए सिस्टम की एनर्जी पुराने से ज़्यादा होगी। ये 2 पार्टिकल्स की एनर्जी E1 यहाँ भी, 2 पार्टिकल्स की एनर्जी E1 यहाँ भी, लेकिन इन 3 पार्टिकल्स की एनर्जी 3E2 यहाँ 3E2 डैश, और E2 डैश अगर E2 से ज़्यादा है तो डेफिनेटली एनर्जी में चेंज हो गया है, बढ़ गई है। हीट के कारण कैसे फिर एनर्जी कंटेंट चेंज होता है सिस्टम का? हीट क्या करता है? एनर्जी लेवल्स को अफेक्ट नहीं करता है। हीट वो फॉर्म ऑफ एनर्जी है, वो एनर्जी लेवल्स को डिस्टर्ब नहीं करता है, लेकिन वो रिलेटिव पॉपुलेशन ऑफ लेवल्स को चेंज करता है। से फॉर एग्जांपल ये तो यही रहे, लेकिन इनमें से एक पार्टिकल अगर E1 एनर्जी से E2 एनर्जी पे चला जाए, ऐसा किसके कारण होगा? हीट के कारण। तो अगेन आप इस सिस्टम और इस कॉन्फ़िगरेशन को कंपेयर करें तो इसमें एक ही पार्टिकल E1 पे है, बाकी 3 आप इस तरह से कंपैरिजन करें, ये 3 तो इस 3 से मैच कर रहे हैं, ये एक इस एक से मैच कर रहा है, लेकिन एक जो पहले E1 पे था अब E2 पे चले गया, तो डेफिनेटली एनर्जी बढ़ गई है इस फिगर में। तो सिस्टम की एनर्जी इस तरीके से बढ़ी और इस तरीके से बढ़ी। इंटरनल एनर्जी का कंटेंट इस एक मेथड 2 मेथड से चेंज हुआ। ये वाला मेथड वर्क है। डायमेंशंस जब चेंज होती हैं सिस्टम की तो ये एनर्जी लेवल्स पे फ़र्क पड़ता है, वो एनर्जी लेवल्स खुद शिफ्ट होते हैं, और ये रिलेटिव पॉपुलेशन जो है उनकी वो। सो दिस इज अनदर इंटरेस्टिंग वे ऑफ लुकिंग एट दिस। तो ये आर्ग्यूमेंट भी मैंने यहीं से दिया, डायमेंशंस पे वो जो एनर्जी लेवल्स हैं वो डिपेंड करते हैं। ओके अच्छा, तीसरी चीज़ जो है 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन में भी आप पोटेंशियल वेल की बात कर सकते हैं इनफाइनाइट डेप्थ के। मैं सीधे 3 डायमेंशन में आता हूँ। 3 डायमेंशन में पोटेंशियल वेल आप ये सोच सकते हैं, एक बॉक्स है, एक साइड उसकी Lx है, एक Ly है, एक Lz है, और इसके अंदर एक पार्टिकल है ऑफ मास m। वो पार्टिकल ना एक्स एक्सिस के अंदर इस बॉक्स के अंदर कहीं भी रोम कर सकता है, लेकिन दीवारों से बाहर नहीं आ सकता है। तो वो Lx के, अभी तक हम केवल 1 डायमेंशनल मोशन में उसे कन्फाइन कर रहे थे, अब वो तीनों डायमेंशन में मोशन कर सकता है, पर इस डायमेंशन के अलोंग Lx लेंथ से बाहर नहीं जा सकता है, दूसरी डायमेंशन में Ly लेंथ से बाहर नहीं जा सकता है, और तीसरी डायमेंशन में Lz लेंथ से बाहर नहीं जा सकता है। तो ये हो जाएगा हमारा 3 डायमेंशनल पोटेंशियल वेल। इसीलिए अब आप देखें पार्टिकल इन अ बॉक्स, ये तो बॉक्स नज़र आ रहा है, वो भी जो हमने पीछे सॉल्व किया है वो भी 1 डायमेंशनल बॉक्स तो है ही है, ये 1 डायमेंशनल बॉक्स ही हैं, इनको कहते हैं 1 डायमेंशनल बॉक्स हैं। तो इसीलिए पार्टिकल इन अ बॉक्स भी इन प्रॉब्लम्स को कहा जाता है। मैं सीधे यहाँ पे रिजल्ट कोट कर रहा हूँ। इन सिस्टम्स के लिए अगर आप टोटल वेव फंक्शन निकालें तो आंसर ये कुछ इस प्रकार का होता है, 2/L। यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन फैक्टर आपने देखा होगा, तो 3 डायरेक्शन के लिए हमें 3 अलग अलग नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट मिलते हैं, 2/Lx, 2/Ly, 2/Lz स्क्वायर रूट के साथ। देन साइन, यहाँ पे हमारे आंसर साइन या कॉस होते हैं, मैं उस पर कंसंट्रेट नहीं कर रहा हूँ, मैं दोनों को साइन ही मान लेता हूँ। साइन nπx/L टाइप के आंसर हमें मिलते हैं, वहाँ पे πx/Lx, और उसके साथ कोई नंबर n1, इसे आप ऐसे सोच सकते हैं ये एक्स एक्सिस के से एसोसिएटेड क्वांटम नंबर है, और फिर साइन n2πy/Ly, एंड तीसरा साइन n3πz/Lz। आप मुझे क्षमा करेंगे, यहाँ पे ये स्टेयर केस स्ट्रक्चर बन गया, एक्चुअली मैंने ये फिगर पहले बना दिया था फिर लिखा था, बट यू होपफुली यू कैन अंडरस्टैंड। और ये Lx इंटू L y इंटू LZ क्या है? वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स है। ओके तो 3 डायमेंशन। एक्चुअली ये प्रॉब्लम कुछ भी आपको इस प्रॉब्लम में करना नहीं है, एक्चुअली ये 3 डायमेंशनल प्रॉब्लम 3 1 डायमेंशनल प्रॉब्लम्स के वेव फंक्शन का प्रोडक्ट है। सेपरेशन ऑफ वेरिएबल वाली ट्रिक से ही, जैसे हमने फ्री पार्टिकल 3 डायमेंशन में किया था, तो आप देख सकते हैं ये फर्स्ट वाले के आंसर आएंगे, एक्स एक्सिस के आंसर, ये वाई के आंसर नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट, और ये जेड के। तो जो टोटल वेव फंक्शन है 3 क्वांटम नंबर्स पे डिपेंड करता है, n1 n2 n3 पे, और वो कुछ इस फॉर्म का होता है। ओके और टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन भी आप देखें, यहाँ हमारी एनर्जी का एक्सप्रेशन ऐसा होता है π²h²² और साथ में L², और एक इसके साथ n² फैक्टर भी आता है। तो उस केस में जो हमारा π²h² और 2m, ये तो हर डायरेक्शन के लिए सेम है। x डायरेक्शन का क्वांटम नंबर n1, तो n1² और उस साइड की लेंथ Lx² प्लस n2² प्लस n3² अगेन ये एक्सप्रेशंस जब हम डेंसिटी ऑफ मोड्स कंप्यूट करते हैं 3 डायमेंशन में, वहाँ पे यूज़ किए जाते हैं, तो हायर स्टडीज़ में इनकी ज़रूरत पड़ती है। बट इसीलिए ये जो आप पोटेंशियल वेल इसलिए भी ज़रूरी है, आप ये सॉल्व करेंगे तो 3 डायमेंशन में आप आंसर को सीधे एक्सटेंड कर सकते हैं, एंड वाइस वर्सा।
एक और जगह जहाँ इसको मैं आप कनेक्ट कर सकते हैं, अगेन जैसे हमने देखा वन डायमेंशनल का पोटेंशियल लेवल, मैं बार बार कह रहा हूँ, मेल्डीज एक्सपेरिमेंट से मैच कर रहा है, स्टैंडिंग वेव्स इन वन डायमेंशन। तो सिमिलरली टू डायमेंशन और थ्री डायमेंशन में ये टू डायमेंशनल और थ्री डायमेंशनल स्टैंडिंग वेव्स के करस्पॉन्डिंग होता है। टू डायमेंशन में एक प्रॉब्लम हम करते हैं मैथमेटिकल फिजिक्स में यूजुअली, वाइब्रेशन ऑफ मेम्ब्रेन्स। तो अगर आपके पास कोई स्ट्रिंग के वाइब्रेशन तो इस तरीके के होते हैं, या तो स्ट्रिंग में एक लूप बनेगा, या स्ट्रिंग में आपके पास दो लूप बनेंगे मेल्डीज एक्सपेरिमेंट में, या तीन लूप बनेंगे या चार। लेकिन अगर आपके पास कोई मेम्ब्रेन हो और रेक्टेंगुलर शेप की हो और वो वाइब्रेट कर सकती हो, उसके एजेस को आपने फिक्स कर रखा है, यहाँ तो आप केवल एंड पॉइंट्स, बाउंड्री ये फिक्स कर रखी है। लेकिन अगर आपके पास कोई मेम्ब्रेन है जो वाइब्रेट कर सकती है, लेकिन उसका जो एजेस हैं वो आपने होल्ड कर रखे हैं टाइटली, वो वाइब्रेट नहीं कर सकते हैं, तो इसका जो सॉल्यूशन है वो कुछ इसी प्रकार का होगा मैथमेटिकली। उसमें केवल दो ये टर्म्स आएंगे और एक्स और वाई वाला कंपोनेंट आ जाएगा। ओके, तो ये मैं कोशिश करूंगा, मैं इसके फिगर्स आपको नेक्स्ट वाले उसमें दिखाऊं एक आध,